आज की क्लास में हम देखेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का सेक्शन और एनर्जी का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज के हमारे जो टॉपिक रहेंगे उसमें है क्वांटम कंप्यूटर। उसके बाद ये मेजोराना चिप आई है जिसे गॉड चिप कहा गया, इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्वांटम डॉट्स को, क्योंकि लास्ट ईयर उस पर नोबेल मिला था लेकिन अभी तक उस पर क्वेश्चन है नहीं, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। इसके बाद हम 3D प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग, अभी हाइपरलूप न्यूज में बना हुआ था। तो ये सारे टॉपिक हैं जो हमें देखने हैं। डीप वेब हो गया, सरफेस वेब हो गया। तो इस तरह के कई सारे टॉपिक हैं जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं, उनको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला टॉपिक जो हमारा है वो है मेजोराना चिप या गॉड चिप। तो देखो, ये एक क्वांटम कंप्यूटर से संबंधित एक चिप है और उसका नाम देखो क्या रखा गया, मेजोराना चिप या मेजोराना वन चिप कहा गया है इसको। लेकिन इसको दूसरा एक नाम दिया गया है, वो है गॉड चिप। गॉड चिप क्यों कहा गया? देखो, ये एक ऐसी चिप है जो क्वांटम क्षेत्र को या कंप्यूटिंग के क्षेत्र को पूरी तरह से बदल के रख देगी, ट्रांसफॉर्म कर देगी। अगर ये चिप सक्सेसफुल हो गई, जिस तरह से इसका दावा किया जा रहा है कि ये काम करेगी, या इसमें 1 मिलियन तक क्यूबिट्स को शामिल कर लिया जाएगा, तो ये क्वांटम कंप्यूटर को व्यवहारिक बना देगी। अर्थात उसका हम आने वाले समय में उसको यूज कर पाएंगे। अभी तक सब सैद्धांतिक है, लेबोरेटरीज में बन रहे हैं जहां पर आइडियल कंडीशंस रखी जाती हैं क्वांटम कंप्यूटर के लिए। लेकिन अगर ये जिस तरह का इसका दावा किया जा रहा है मेजोराना वन का, जिसे गॉड चिप की संज्ञा दी गई है, अगर ये अपने जो उद्देश्य है उसको अगर पूरा कर जाती है, तो अब क्वांटम कंप्यूटर फिर ज्यादा दूर नहीं रहेगा। ये उसकी तरफ एक पहला कदम है। लेकिन इसके लिए हमें समझना होगा कि क्वांटम कंप्यूटर क्या है, तभी हमें ये मेजोराना वन का संदर्भ समझ में आएगा कि ये चिप अपने आप में इतनी ट्रांसफॉर्मिंग क्यों है। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत सारी क्या है, प्रैक्टिकल जो बाधाएं हैं। देखो, पहले मैं बता देता हूं क्या बाधाएं हैं, फिर देखेंगे। देखो, सबसे पहले वहां पर समस्या ये आती है कि जब क्वांटम कंप्यूटर में हम क्यूबिट्स का यूज करते हैं, तो वो क्यूबिट से जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें एरर आ जाती है। ठीक है, नॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, जिसे नॉइस भी कह देते हैं, कि वायुमंडल की जो उसका आसपास का जो उसका पर्यावरण है वो उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता है। दूसरा कि क्यूबिट्स की संख्या बहुत चाहिए, जैसे मैंने भी बताया कि इस चिप में 1 मिलियन क्यूबिट्स को ऐड किया जा सकता है। तो 1 मिलियन क्यूबिट एक चिप में ऐड करना भी अपने आप में क्या है, बहुत मुश्किल काम है। उसका साइज बहुत छोटा होना चाहिए, तब जाकर हम किसी व्यवहारिक क्वांटम कंप्यूटर को बना पाएंगे। तो ये दो बड़ी समस्याएं, एक तो एरर की समस्या और दूसरी किसकी, कि इतने सारे क्यूबिट्स को एक चिप पर कैसे लगाया जाए। लेकिन इससे पहले हमें देखना होगा कि क्वांटम कंप्यूटर है क्या, क्यूबिट क्या होते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और उसके बाद देखेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, और फिर हम आएंगे कि ये कैसे उन समस्याओं को दूर करती है। ध्यान है? तो गॉड चिप इसलिए कहा गया है कि पूरी तरह से कंप्यूटिंग के क्षेत्र को ट्रांसफॉर्म कर देगी, बदल के रख देगी ये, और क्वांटम कंप्यूटर को हमारे में बिल्कुल व्यवहारिक बना देगी ये। हम उपयोग कर पाएंगे, लेकिन अभी समय लगेगा, उसमें काफी समय लगेगा, लेकिन उसकी तरफ पहला कदम है। तो सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटर क्या है? देखो, क्वांटम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर है जो क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हैं, क्वांटम यांत्रिकी का यूज करते हैं। अब क्वांटम यांत्रिकी क्या है ना? दो तरह की फिजिक्स होती है, क्वांटम फिजिक्स है और एक जो है न्यूटोनियन फिजिक्स है। ठीक है, एक क्या है, क्वांटम फिजिक्स है, एक कौन सी है, न्यूटोनियन फिजिक्स, या जिसे हम कई बार बोल देते हैं क्लासिकल फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स क्या है? देखो, क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन के नियम लागू होते हैं। आपने देखा होगा गति के नियम, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम। हाँ, तीसरा नियम देखा है, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। पहला नियम थोड़ा जड़त्व का नियम पढ़ा होगा, है ना? ये सारे किसके नियम है? ये न्यूटन के नियम है। और इसके बाद उसने एक और नियम कौन सा दिया, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, वो भी उसी का, न्यूटन का दिया नियम। तो ये जो नियम जहां लागू होते हैं उस फिजिक्स को कहा जाता है न्यूटोनियन फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स। और ये जो नियम लगते हैं ये मैक्रोस्कोपिक वस्तुओं पर लगते हैं, जो वृहद स्तर की वस्तुएं हैं जो हमें दिखाई देती हैं, हमारे आसपास अनुभव होती हैं, उन पर लागू होते हैं। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो बहुत ही छोटे लेवल पर काम करती है, एटॉमिक लेवल पर, सब एटॉमिक लेवल पर, परमाणु और उससे नीचे के लेवल पर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आपके कौन से फोटॉन्स, एटम का स्केल, सब एटॉमिक स्केल, यहां पर जो लागू होते हैं बहुत ही छोटे लेवल पर, जब जो फिजिक्स के लॉ लागू होते हैं उन्हें बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम के लॉ। और वो जो ट्रेडिशनल हमारी फिजिक्स है उससे बिल्कुल ही विपरीत होते हैं।
अगर आप क्वांटम स्केल पर चले जाओगे, वो लगभग आपने नैनो स्केल पढ़ा होगा, समझ लो वो नैनो पैमाने पर 10⁻⁻9 के पैमाने पर जो नियम लागू होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। और वहां पर हर वस्तु की जो हमें दिखाई दे रही है, इनकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से बदल जाती है। अगर आप गोल्ड की बात करोगे तो गोल्ड अभी येलो कलर का दिखाई देता है, वहां पर जाओगे तो आपको रेड कलर का दिखाई देने लगेगा। तो जो हमें मैक्रोस्कोपिक वस्तुएं यहां दिखाई दे रही हैं, जो उनकी विशेषताएं दिखाई दे रही हैं, वो क्वांटम स्तर पर जाकर बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाती हैं। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है और क्लासिकल फिजिक्स क्या है और उसकी मैकेनिक्स क्या है। डन है? तो एक न्यूटोनियन फिजिक्स होगी और दूसरी क्वांटम क्वांटम फिजिक्स होगी। डन? तो ये क्वांटम फिजिक्स के जो लॉ हैं वो यहां पर काम करते हैं, और ऐसी ही गणनाओं के आधार पर जो कंप्यूटर काम करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं। डन है? क्वांटम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिनमें हम क्या करते हैं? गणना के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, कंप्यूटिंग के लिए क्वांटम मैकेनिक्स की विशेषताओं का यूज करते हैं, उन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। डन है? अब देखो इसके बाद उसमें क्या चीजें हैं। देखो जो हमारा ट्रेडिशनल कंप्यूटर होता है वहां पर बिट होता है। आपने सुना होगा क्वांटम कंप्यूटर अलग से काम करेगा और जो हमारा क्लासिकल कंप्यूटर है वो अलग तरह से काम करता है। तो जो हमारे क्लासिकल कंप्यूटर है उनमें क्या होते हैं? बिट्स होते हैं। और बिट को किस रूप में मानते हैं? 0 या 1 के रूप में। अगर एक तरह से स्विच ले लो, स्विच ऑन है तो 1, स्विच ऑफ है तो 0। तो जो क्लासिकल कंप्यूटर है उनमें क्या होते हैं? बिट होते हैं। लेकिन जब आप बात करोगे क्वांटम कंप्यूटर्स की तो यहां पर होते हैं क्यूबिट्स। इनका नाम है क्वांटम बिट्स। क्या कहते हैं इनको? क्वांटम बिट्स, क्यूबिट्स। ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है कि जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर है वो बिट्स पे काम करते हैं, जो क्वांटम कंप्यूटर है वो किस पर काम करते हैं? क्वांटम बिट्स पर या क्यूबिट्स पर काम करते हैं। यहीं से यूपीएससी ने क्वेश्चन लिया था, सिंपल सा था, क्यूबिट्स पूछा था उसने कि किससे संबंधित है। तो ये तो सबको आ ही रहा होगा। अच्छा, अब इसके बाद देखो, अब क्वांटम कंप्यूटर में जो क्यूबिट्स हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको आनी चाहिए। सबसे पहली जो इनकी विशेषता होती है वो होती है सुपरपोजिशन। देखो यहां पर लिखा है सुपरपोजिशन। अब ये क्या होता है? देखो देखो सुपरपोजिशन का अर्थ होता है कि कोई भी जो क्यूबिट है वो एक से अधिक अवस्थाएं एक साथ प्रदर्शित कर देता है। और टेक्निकल हो गया, इसको इजी वे में समझते हैं। देखो मान लो कि हमारे पास एक बिट है, क्या है? एक बिट है। एक बिट है तो वो क्या होगा? या तो 0 होगा या क्या होगा? 1 होगा। देखो यहां पर है, मान लो कि हमारे पास एक ही स्विच है, तो एक स्विच है मान लो ये वाला, तो या तो ये क्या होगा? ऑन होगा या क्या होगा? ऑफ होगा। या तो 0 होगा या 1 होगा। लेकिन क्यूबिट क्या है कि ये 0 और 1 दोनों की दशाओं को एक साथ प्रदर्शित कर सकता है। क्या कर सकता है? 0 और 1 की दशाओं को एक साथ प्रदर्शित कर देता है। यही क्या कहलाता है? सुपरपोजिशन कहलाता है। जैसे आप सिक्का है, सिक्के को उछालो तो जब वो उछल रहा होता है, ऐसे घूम रहा होता है, ना तो वो क्या होता है? हेड होता है, ना वो टेल होता है। वो एक साथ दोनों अवस्थाओं को दर्शा रहा है। या कुछ इस तरह से घूम रहा होता है तो वो क्या करता है? कोई एक अवस्था को प्रदर्शित नहीं करता। लेकिन जब वो नीचे गिरेगा तो या तो वो हेड होगा या टेल होगा। क्वांटम कंप्यूटर भी इसी तरह से काम करते हैं कि जो आपका बिट होता है वो 0 और 1 दोनों अवस्थाओं को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, एक साथ प्रदर्शित कर सकता है। और यही चीज को क्या बोलते हैं? सुपर पोजिशन। और यही इसको पैरेललिज्म प्रदान करता है, समानांतरता प्रदान करता है, जिसके साथ एक साथ ही क्या हो जाती है? कई सारी गणनाएं उत्पन्न हो सकते हैं। अब देखो होता क्या है, अब आपको इस तरह से समझ में नहीं आएगा, ये इस तरह से समझ में आएगा। देखो मान लो कि हमारे पास ट्रेडिशनल कंप्यूटर था। क्या था? ये कोई ट्रेडिशनल कंप्यूटर है हमारा। इसमें मान लो कि 2 बिट है। कितने हैं? 2 बिट। अभी हम 1 बिट ले रहे थे, यहां पर कितने ले लेते हैं? 2। ठीक है, तो अगर यहां पर 2 बिट है तो यह क्या हो सकता है? ये दोनों बिट या तो क्या होंगे? 0 0, या तो दोनों क्या हो सकते हैं? 1 1, या क्या हो सकता है? ये 0 ये 1, या क्या होगा? ये 1 और दूसरे वाला ये 1 और ये 0। ये 4 ही क्या होंगी? इसकी संभावना हो सकती है। लेकिन यहां पर बिट कितने हैं? 2 ही हैं। तो इनमें से कोई एक ही सही होगी, या तो ये होगी या ये होगी, या इन चारों में से कोई एक ही अवस्था क्या होगी सही, क्योंकि 2 ही बिट है। चारों अवस्था एक साथ सही नहीं हो सकती हैं, प्रदर्शित नहीं कर सकता बिट ये। तो 2 बिट हैं, वो सिर्फ ये या तो ये बताएंगे दोनों, या क्या हो? 0 और 0। देखो इसमें देखो, या तो क्या हो? दोनों 0 होंगे, या दोनों क्या होंगे? 1 होंगे, या 1 0 1 1 1 0 ये वाला। इस तरह से होंगे। 2 बिट हैं, दो ही एक ही अवस्था को प्रदर्शित करेंगे। डन है?
लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इन चारों को एक साथ प्रदर्शित कर सकता है। कौन से? इन चारों। अगर मैं यहां पर इसका फॉर्मूला लिखूं तो मान लो हमारे पास कितने बिट थे? बिट की कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं? दो ही अवस्थाएं, या तो 0 या 1। तो अवस्थाएं कितनी होगी? और कितने बिट थे हमारे पास? 2। कितनी अवस्थाएं प्रदर्शित करेगा? 4। अगर मान लो 3 होते तो कितना होता? कितने हो गए बताओ? 8। सही है। और अगर 4 हुए तो? देखो कैसे बढ़ रहा है, एक बिट ऐड करते जा रहे हैं और उसकी पावर देखो कितनी बढ़ती जा रही है। और अगर हम कर दें 64 बिट वाला सिर्फ कंप्यूटर लें, क्या लें? 64 बिट वाला अगर हम क्या ले लें? क्वांटम कंप्यूटर ले लें, क्यूबिट वाला क्वांटम कंप्यूटर ले लें, तो उसके अंदर कितना हो जाएगा? सोच के देखो, 2 की पावर 64। समझा? लेकिन अगर ये ट्रेडिशनल कंप्यूटर होता तो कितनी अवस्था सही होती? सिर्फ और सिर्फ एक। आया ना? अगर ये ट्रेडिशनल कंप्यूटर होता तो एक ही कंडीशन सही हो सकती थी, लेकिन यहां पर कितनी हो सकती है? 2 की पावर 64 संभावनाओं को एक साथ व्यक्त कर सकता है, लेकिन आंसर एक ही आएगा। आंसर क्या आएगा? एक ही आएगा, लेकिन इस तरह से वो कितनी संभावनाओं को व्यक्त कर सकता है? 2 की पावर 64 को व्यक्त कर सकता है। ये पावर है किसकी? क्वांटम कंप्यूटर की। समझ में आया? और अगर इसकी कैलकुलेशन को देखोगे तो मैंने यहां देखो लिख के लाया, ये कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है। देखो यहां पर इस आंकड़े को आप कैलकुलेट कर लेना कि कितना है ये, कितनी पावर हो जाएगी, कितने गुना उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इतनी गणनाएं वो कर सकता है। डन है? तो ट्रेडिशनल कंप्यूटर में मैंने क्या बताया कि बिट होता है वो एक टाइम में एक ही अवस्था को प्रदर्शित करता है, लेकिन ये एक साथ 0 और 1 दोनों को प्रदर्शित करता है। इसीलिए इसकी जो कैलकुलेशन की कंप्यूटिंग पावर है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जो इसको पैरेललिज्म प्रदान करता है। यही हमने क्लास में भी पढ़ा था, ये हमने एक बार दोबारा से रिवीजन कर लिया। डन है? इसके बाद देखो दूसरी जो चीज इसकी हमें ध्यान में रखनी है वो होता है इसका इंटेंगलमेंट। क्या होता है? क्वांटम इंटेंगलमेंट। इंटेंगलमेंट का क्या अर्थ होता है? कि दो क्यूबिट का आपस में जुड़ा हुआ होना। होता है दो क्वांटम जो बिट होते हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? इंटेंगल हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, संबंधित हो जाते हैं। और इस तरह से जुड़ते हैं कि अगर आप एक को बदलोगे तो दूसरा अपने आप ही उससे क्या हो जाएगा? प्रभावित होगा। इंटेंगल होना मतलब जुड़ जाना। तो अगर आपने दो क्वांटम बिट हैं, वो दोनों आपस में अगर इंटेंगल है, तो आपने एक को चेंज किया, दूसरा क्या हो जाएगा? अपने आप ही चेंज हो जाएगा, चाहे वो पृथ्वी के दूसरे कोने पर हो, चाहे वो चंद्रमा पे भी क्यों ना हो। मान लो दो क्यूबिट है, तो एक क्या है? मान लो 0 है और दूसरा मान लो 1 है। मान लो कि ये क्या है? दो क्यूबिट है, दो क्यूबिट थे, एक ये 0 वाला है और दूसरे वाला क्या है? 1। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं? इंटेंगल है। अगर दोनों आपस में इंटेंगल है तो अगर मैं इसको एक करूंगा तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? इसको मैं इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकता हूं। अगर मान लो कि ये रेड है और दूसरा कौन सा है? मान लो ब्लैक है, और ये दोनों आपस में क्या हो गए? इंटेंगल हो गए। तो ये रेड है तो वो ब्लैक होगा, अगर आप इसको ब्लैक करोगे तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ये होता है इंटेंगलमेंट। दोनों आपस में क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं, और एक को परिवर्तित करते हो तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, चाहे वो पृथ्वी के दूसरे छोर पर हो, चाहे वो कहां पर हो? चंद्रमा पर हो। तो आप यहां पर चेंज करोगे तो वो वहां पर अपने आप ही क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इंटेंगलमेंट। डन है? कोई दिक्कत इसमें? दो अभी तक हमने क्या देख ली? इनकी विशेषताएं देख ली। एक विशेषता तो क्या थी? सुपर पोजिशनिंग, अर्थात जो क्यूबिट होते हैं वो एक साथ कई अवस्थाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा इंटेंगलमेंट, अर्थात दो जो क्यूबिट होते हैं वो आपस में इंटेंगल्ड होते हैं, अगर वो जुड़े हुए हैं तो एक में परिवर्तन होने पर दूसरे में अपने आप ही परिवर्तन हो जाता है। और ये जो विशेषताएं हैं वो क्वांटम कंप्यूटर को बहुत ज्यादा क्या बना देती हैं? तेज बना देती हैं, और बहुत ही जटिल कार्य ये कर सकता है। क्लियर है? तो दो विशेषताएं तो ये या तो आपको पूरे अच्छे से आनी ही चाहिए क्वांटम कंप्यूटर की। डन? अब आगे बढ़ते हैं, देखो इससे अगले वाला। अब एक और आता है इसमें शब्द आता है, देखो ये तो हमने देखा क्वांटम कंप्यूटर काम कैसे करता है। ये एंटेंगलमेंट मैंने आपको बता दिया। देखो यहां पर लिखा है रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच पार्टिकल्स आर इंटरलिंक्ड एंड कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इंडिपेंडेंटली। दोनों को स्वतंत्र रूप से आप क्या नहीं कर सकते हो? डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो।
दोनों एक दूसरे के क्या रहते हैं, सापेक्ष रहते हैं। वो रेड है तो ये क्या होगा, ब्लैक। अगर वो ब्लैक है तो ये क्या होगा, उसमें चेंज होगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए होते हैं। तो इसे बोलते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। डन है। इसके बाद देखो क्वांटम टनलिंग क्या होता है। देखो क्वांटम टनलिंग का अर्थ होता है कि अगर मान लो कि क्वांटम कण है, उनके मार्ग में कोई बैरियर आ गया, तो ये बैरियर में से गुजर जाते हैं। एक तरह से कहो कि उसके अंदर से टनल बनाकर निकल जाते हैं। मान लो सामान्य रूप से आप जा रहे हो और सामने आपके क्या आ जाए, कोई बैरियर आ जाए, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर से चढ़ के जाओगे, या ढूंढोगे कि कहीं बराबर पैरेलल चलते चलते कहीं घाटी आएगी तो उसके बराबर में से ऐसे निकलोगे। दो ही रास्ते हैं। या तीसरा रास्ता क्या, बीच में से सुरंग बना के निकलो। तो ये क्वांटम कण जो है ये क्या करते हैं, ये देखो इसके बीच में से निकल जाते हैं, पास कर जाते हैं। ये इनकी विशेषता है। अब ये कैसे करते हैं, ये अभी क्या है, खोजने का विषय है कि किस तरह से ये सब काम होता है। काफी जटिल प्रोसेस है। तो हमें सिर्फ शब्द याद रखना है, क्वांटम टनलिंग क्या होती है। अगर इनके मार्ग में कोई अवरोध आता है तो ये उसको क्या करते हैं, क्वांटम कण उसको क्रॉस कर जाते हैं। इस तरह से जैसे कि उसमें से उन्होंने क्या बना ली हो, टनल बना ली। और कुछ कुछ रिसर्च में तो ये भी कहा गया कि इनकी स्पीड यहां पर लाइट से भी ज्यादा होती है। मतलब अगर ये बैरियर ना होता तो ये इसको कम स्पीड से क्रॉस करते, और बैरियर होने की वजह से उसे ज्यादा स्पीड से क्रॉस कर गया, अर्थात बैरियर ने उनकी स्पीड बढ़ा दी। कुछ रिसर्च पेपर में ऐसा कहा जा रहा है। क्वांटम टनलिंग इसको कहते हैं। अगर ट्रेडिशनल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वगैरह होता है या बिट होता, तो वो क्या करता है, इसको इस तरह से क्रॉस करता, ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतरता। क्लियर हुआ क्वांटम टनलिंग क्या है। तो ये अगर इनके मार्ग में कोई गैप, कोई क्या नाम कहते हैं, इनके मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है, तो ये उसको क्या करते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। डन है। आगे बढ़े। तो ये इनका क्वांटम टनलिंग का एक कंसेप्ट है। फिर आता है देखो क्वांटम इंटरफेरेंस। ठीक है, जिस तरह से आपने सुना होगा ना, वेव्स होती हैं, तो वेव आपने सुना होगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुना होगा। अगर मान लो कि ये दो वेव हैं, ठीक है, और इनके यहां पर देखो दोनों के क्या, ये ऊपर वाले आयाम वाले भाग है या नहीं है, और यहां पर इनकी एक तरह से कह दूं घाटियां हैं। सही है। अब अगर क्या हो, ये दोनों एक ही फेज में, देखो यहां पर ये दोनों एक सीध में है और ये दोनों एक फेज में है, तो इनका आयाम क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। देखो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों की फेज क्या है, एक है। यहां पर इसका उभरा भाग है, इसका भी आयाम वाला भाग है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्लियर है, सामान्य भाषा में बोले तो। लेकिन यहां पर देखो, इस वाले में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखो, इसका उभरा हुआ भाग है, इसका क्या है, यहाँ पर घाटी वाला भाग है एक तरह से। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत अवस्था में, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे दोनों के प्रभाव को, हाँ या ना। तो इन दोनों को क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और क्वांटम कण भी इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या वो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, तो हाँ करते हैं। डन है। तो देखो यहां पर कौन कौन से चीजें क्लियर हुई हमारी अभी तक। पहली तो ये हुई कि शब्द हमने देखा कि सुपरपोजिशन क्या है, दूसरा हमने देखा इंटेंगलमेंट क्या है, तीसरा देखो क्वांटम टनलिंग क्या है। देखो यहां पर लिखा है, क्वांटम टनलिंग रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स टू टनल थ्रू बैरियर्स। बैरियर में से क्या कर जाना, क्रॉस कर जाना। व्हेन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स दे डोंट हैव इनफ एनर्जी, जबकि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है, फिर भी वो उसके बीच में से निकल जाते हैं। टू डू सो दिस प्रिंसिपल इज क्रिटिकल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स हार्डवेयर लाइक क्वांटम डॉट्स। डन है, टनलिंग समझ में आ गया। और फिर ये रहा क्वांटम इंटरफेरेंस जो मैंने आपको बता दिया। डन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हुआ, क्वांटम कंप्यूटर हो गया। तेजी से हमने उसको देख लिया। कोई दिक्कत इसमें, इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्या लिखना है, चलो इसको बाद में, इसके बाद में लिखवाता हूं, पहले हम इस चिप को देख ले, मेजोराना चिप को। डन है। देखो अब क्या हुआ, अब क्वांटम बिट्स के बारे में बात करते हैं, क्यूबिट के बारे में। इन क्यूबिट को बनाए रखने के लिए ये सारे के सारे जो अपनी विशेषताएं दिखाते हैं, सुपर पोजिशनिंग, इंटेंगलमेंट, इन सब के लिए इनको आइडियल कंडीशंस में रखना पड़ता है। इनके एक तरह से कहें बहुत सारे टेंट्रम होते हैं। इनको एब्सोल्यूट जीरो के आसपास टेम्परेचर को रखना पड़ता है जहां पर क्यूबिट होते हैं। या यूं कहूं, जहां पर आप क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हो या उसके सब चिप वगैरह रख रहे हो, वहां पर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, एब्सोल्यूट जीरो के पास, तो -273 के पास। दूसरा, बिल्कुल उसका आइसोलेशन होना चाहिए, वहां पर कोई नॉइस नहीं होनी चाहिए, कोई वाइब्रेशन तक, आप मोबाइल का फोन तक नहीं ले जा सकते। अगर मोबाइल का फोन से वहां वाइब्रेशन हो गया, कोई एटम्स में भी वाइब्रेशन हो गया, तो ये अपनी जो अवस्था है सुपर पोजिशनिंग की अवस्था, उसको तुरंत ही क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं।
सही है। इंटेंगलमेंट की अवस्था को क्या कर देंगे, अपनी प्रॉपर्टी को ये क्या कर देते हैं, डिके कर देते हैं और ये कोलैप्स हो जाते हैं, ये अपनी विशेषताएं खो देते हैं। क्वांटम कंप्यूटर की सबसे बड़ी समस्या यही है, मतलब जो इसको इन्वायरमेंट है उससे इसको क्या रहता है, डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। अगर थोड़ा सा टेम्परेचर इधर उधर हो गया, थर्मोस्टेट चाहिए, बिल्कुल टेम्परेचर क्या चाहिए, स्टेबल चाहिए और कम चाहिए। थोड़ा सा टेम्परेचर इधर उधर हुआ, ये कोलैप्स हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा कोई वाइब्रेशन हो गया, कोई एटम ने वाइब्रेशन कर दिया ज्यादा कम, तो इनको आइसोलेशन में रखना पड़ता है, इसीलिए तो भी ये क्या करेंगे, अपना स्टेट खो देंगे। ठीक है, इट मींस इसको क्या रहता है, इन्वायरमेंट का इंटरफेरेंस ज्यादा रहता है, उससे इसको बचाना पड़ता है, बहुत ही डेलिकेट होते हैं ये। ठीक है, इसीलिए इनके लिए आइडियल कंडीशन चाहिए। और ये जो जो मैं आपको एनवायरमेंटल जो आपको बता रहा हूं डिस्टर्बेंस है, इनको हम क्या बोलते हैं, नॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉइस। तो नॉइस की प्रॉब्लम रहती है, इससे जब ये क्वांटम कंप्यूटर जब कैलकुलेशन करते हैं तो इनमें क्या आती है, एरर आ जाती है। क्या आ जाती है, एरर। इस एरर को सही करने के लिए काम बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम है जिस एरर को धीरे धीरे सही करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाता, किया जाता है, फिर भी कुछ ना कुछ एरर रह जाता है ना, क्योंकि इनके लिए एग्जैक्ट पूरी तरह से आइडियल कंडीशन क्रिएट नहीं हो पाती है। तो कुछ ना कुछ नॉइस रह जाता है और कुछ ना कुछ क्या हो जाती है, एरर क्रिएट हो जाती है। अब उसी की दिक्कत है। और दूसरा, इस एरर को कम करने के लिए और इसको व्यवहारिक रूप पर लाने के लिए क्या चाहिए, क्यूबिट्स की संख्या बहुत ज्यादा चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया था कि एक चिप में 1 मिलियन क्यूबिट तो आपको चाहिए चाहिए। तो क्यूबिट की संख्या चाहिए, और दूसरा ये जो डिस्टर्बेंसेस थे इनको क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अब उसी चीजों को दूर करने के लिए ये चिप लाई गई है जिसका नाम क्या है, मेजोराना 1 चिप, गॉड चिप। और इसके अंदर इसको नाम ये देखो क्यों दिया गया मेजोराना, मतलब इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स यूज किए गए हैं जिनको बोला गया है मेजोराना पार्टिकल। और इन मेजोराना पार्टिकल्स को, इनको मैं एमपी बोल दे रहा हूं, मेजोराना पार्टिकल्स जो हैं इनका उपयोग किया गया है क्यूबिट्स के रूप में। क्लियर हुई बात, कि इस चिप के अंदर मेजोराना पार्टिकल्स को क्यूबिट के रूप में यूज किया गया। और ये मेजोराना पार्टिकल को प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है, ये प्रकृति में मिलते ही नहीं। अगर मैं कहूं कि ये नेचुरली मिलते हैं तो प्राकृतिक रूप से ये नहीं पाए जाते। तो किया क्या, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया। तो माइक्रोसॉफ्ट पिछले 20 साल से इसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। उसने एक नए पदार्थ की खोज की। क्या किया, उन्होंने एक बिल्कुल नया पदार्थ डेवलप किया है जिसे कहते हैं टोपो कंडक्टर। क्या बोलते हैं, टोपो कंडक्टर। तो उन्होंने एक नए सुपर कंडक्टर कह दूं या एक नए तरह के क्या कर दिए, कंडक्टर का उन्होंने खोज की जिसे बोलते हैं टोपो कंडक्टर। और उनमें ये मेजोराना पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑब्जर्व भी किया जा सकता है और उनको उनमें कंट्रोल भी किया जा सकता है। क्लियर हुई बात। पहला, इनके अंदर क्यूबिट के रूप में किसका यूज किया गया, मेजोराना पार्टिकल्स का, जो प्राकृतिक रूप से पाए नहीं जाते हैं। और इनको प्राप्त करने के लिए, इनको ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने एक पदार्थ की नए पदार्थ का निर्माण कर डाला, एक नई अवस्था बना ली। जैसे आपने सुना होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये एक और अवस्था है जिसको क्या बोलते हैं, टोपो कंडक्टर। क्लियर हुआ। और इसके अंदर उन्होंने दो तरह के पदार्थों का यूज किया टोपो कंडक्टर को बनाने के लिए। यहां पर लिखा होगा जिसका नाम है, ये रहा, इंडियम आर्सेनाइड और एल्यूमिनियम। इसका एल्यूमिनियम है और दूसरा क्या है, इंडियम आर्सेनाइड। ये एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंडियम आर्सेनाइड और एल्यूमिनियम का यूज करके इन्होंने किसका निर्माण किया, टोपो कंडक्टर का निर्माण किया। उनमें इनको ऑब्जर्व भी किया जा सकता है, इनको कंट्रोल भी किया जा सकता है। और दूसरी बात जो देखो समस्याओं से बात निकलेगी, दूसरी बात क्या है कि ये जो मेजोराना पार्टिकल्स हैं, ये इनको टोपो कंडक्टर हैं, ये जो एनवायरमेंटल का जो इंटरफेरेंस हो रहा था उसके प्रति बहुत ही रेजिस्टेंट दिखाते हैं। जो एरर आ रही थी तो वो एरर क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस ही तो मेन प्रॉब्लम थी। कि जो नॉइस की प्रॉब्लम थी वो क्या था, एनवायरमेंट में अगर टेम्परेचर थोड़ा सा इधर हुआ, थोड़ा सा एटॉम में क्या आ गया, एटम्स में थोड़ा सा वाइब्रेशन हो गया, तो वो क्या कर जाएगा, सुपर पोजिशनिंग और इंटेंगलमेंट कोलैप्स हो जाएगा। तो ये उस जो एनवायरमेंटल जो डिस्टर्बेंसेस थे, जो इंटरफेरेंस था, उसके प्रति बहुत ही क्या है, रेजिस्टेंस दिखाते हैं। इसलिए जो ये कैलकुलेशन जब इनको यूज करेंगे तो इनमें एरर की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है कैसे काम चल रहा है। अब जब इसके साथ ये बात तो क्लियर हो गई कि मेजोराना पार्टिकल है, इसके लिए इन्होंने एक नए पदार्थ का निर्माण किया, उसमें इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, ऑब्जर्व भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ इन्होंने ये जो मेजोराना 1 पार्टिकल बनाए हैं, इनका साइज बहुत छोटा होता है। 1 मिलीमीटर का भी ये 100वां हिस्सा होता है, इनका साइज क्या, बहुत छोटा है सामान्य क्यूबिट की तुलना। तो जब छोटा है तो आप क्या कर सकते हो,
एक चिप के अंदर क्यूबिट्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं। दोनों समस्या सॉल्व हो रही है। पहली समस्या तो ये क्या है, इन्वायरमेंटल इंटरफेरेंस के प्रति क्या है, प्रतिरोधी हैं, उनके प्रति अधिक रेजिस्टेंस दिखाते हैं। दूसरा, इनका साइज छोटा होने की वजह से इनमें चिप की संख्या में इसको क्या कर, चिप में इनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। और इस चिप की बताया जा रहा है कि ये विशेषता है कि इसमें 1 मिलियन क्यूबिट्स को ऐड किया जा सकता है इस गॉड चिप में। तो आप बताओ, इसमें 1 मिलियन क्यूबिट ऐड हो सकते हैं जो हमें व्यवहारिक क्वांटम कंप्यूटर को बनाने के लिए चाहिए। दूसरा, हमें क्या चाहिए था कि एरर कम से कम हो। तो ये जो इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस है, जो इंटरफेरेंस है, उन नॉइस के प्रति क्या है, अधिक रेजिस्टेंस है, तो एरर भी क्या होगी, कम होगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर ये चिप पूरी तरह से काम करने लग जाए, 1 मिलियन वाली क्यूबिट वाली बन जाएगी, तो हम कंप्यूटर का व्यवहारिक प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, गॉड चिप कहा गया है, इसको ट्रांसफॉर्मिंग चिप कहा गया है। क्लियर है बात। तो ये पूरा का पूरा क्या था आपका, इस वाला था। क्लियर है, एक बार इसको मैं पढ़ के थोड़ा सा और बता दूं। देखो, इट इज द क्वांटम कंप्यूटिंग चिप डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट ने ये डेवलप की है। ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया, देखो, मेजोराना 1 इज डिजाइन टू मेक क्वांटम कंप्यूटिंग मोर प्रैक्टिकल, फास्टर एंड रिलायबल। अब देखो, ये इसको क्या बनाएगा, मोर व्यवहारिक बना देगा, तेज भी बना देगा और रिलायबल भी बना देगा। रिलायबल का मतलब इसमें एरर्स कम से कम होंगी। ठीक है, मेजोराना 1 लेवरेज ए न्यू मटेरियल कॉल्ड टोपो कंडक्टर। क्लियर होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। और टोपो कंडक्टर किससे बना है, देखो मैं ये बना होगा यहां पर, ये रहा, इंडियम आर्सेनाइड और एल्यूमिनियम से लेकर मिलकर बना होगा। डन है। अब इससे होगा क्या, देखो नीचे, इट रिक्वायर्स फ्यूअर क्यूबिट्स देन राइवल चिप एंड आल्सो हैज एरर रेट आर लोअर कंपेयर टू द राइवल चिप्स लाइक गूगल। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो, एक तो क्या है, कम क्यूबिट चाहिए दूसरों की तुलना में, और दूसरा क्या है ये कि इसमें एरर भी बहुत कम आती है। और इसको क्या कर सकता है, दिस कुड फाइनली अलाउ क्वांटम कंप्यूटर टू स्केल अप टू मिलियन ऑफ क्यूबिट्स। तो चिप में क्या कर सकते हो आप, मिलियन क्यूबिट्स को आप जोड़ सकते हो। क्लियर हुई बात या नहीं हुई। इसको मैं आपको लिखवा देता हूं सारे को, तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है, अब तो समझ में आ रहा होगा सब। चलो, तो देखो, चीजों को समझने में समय लगता है। देखो, मेजोराना अगर ऐसे हम पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा गॉड चिप क्या है, मेजोराना पार्टिकल्स है क्या, टोपो कंडक्टर है क्या। तो अब चीजें समझ में आई। एक चीज और सुन लो, हाँ, कि ये जो मेजोराना पार्टिकल है, इनकी संकल्पना 1930 के दशक में की गई थी। कब की गई थी, 1930 के दशक में। प्राकृतिक रूप से ये नहीं पाए जाते और इनका कोई एंटी पार्टिकल नहीं होता। कोई भी पार्टिकल होता है तो उनका क्या होता है, एक एंटी पार्टिकल होता है। इनका कोई एंटी, ये खुद ही अपने एंटी पार्टिकल है। डन, पता लगे, यहां से क्वेश्चन पूछ ले यूपीएससी। अब लिखवा दूं, तो सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटर के बारे में लिख लो, फिर इस पे लिख लेंगे मेजोराना पे। नहीं नहीं नहीं, विलो जो चिप है वो गूगल की है। इससे पहले गूगल ने उसको लॉन्च किया, उसके बाद ये आया, तो मैंने इस वाले को समझाया आपको। दोनों चीजें क्वांटम चिप ही हैं, दोनों की दोनों। दोनों की टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत अंतर। तो ये लेटेस्ट थी तो मैंने इसको समझा दिया। ठीक है, गॉड चिप को दोनों ही क्या करेंगे, क्वांटम चिप्स हैं दोनों की दोनों, दोनों क्वांटम कंप्यूटर में काम आएंगी। एक किसकी है, एक माइक्रोसॉफ्ट की है और दूसरी किसकी है, गूगल की। क्लियर है। चलो, अब लिख लो जल्दी से। देखो, क्वांटम कंप्यूटर में गणना के लिए, क्वांटम कंप्यूटर में गणना के लिए क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग किया जाता है। बस शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट, क्वांटम कंप्यूटर में गणना के लिए क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। इनमें बिट्स के स्थान पर क्वांटम बिट्स का उपयोग किया जाता है। इनमें बिट्स के स्थान पर क्वांटम बिट्स का उपयोग किया जाता है। डन है। अब लिख लो, सुपर पोजिशन, पर पोजिशन लिखना, क्यूबिट्स, क्यूबिट्स एक साथ कई अवस्थाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं।
क्यूबिट्स एक साथ कई अवस्थाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। यही सुपर पोजिशन कहते हैं, सुपर पोजिशनिंग कहते हैं। जबकि सामान्य कंप्यूटर या सामान्य कंप्यूटर में बिट्स जबकि सामान्य कंप्यूटर में बिट्स एक समय में एक या जीरो को ही प्रदर्शित कर सकते हैं। सामान्य कंप्यूटर में बिट्स एक समय में एक या जीरो को ही प्रदर्शित कर सकते हैं। यह गुण क्वांटम कंप्यूटर को समानांतरता प्रदान करता है। गणनाएं पैरेलल होने लगती हैं एक दूसरे के, तो जल्दी हो जाती हैं। हो गया। अब लिखो इंटेंगलमेंट है, समानांतरता प्रदान करता है, पैरेललिज्म प्रदान करता है। अब लिखो इंटेंगलमेंट। है ना। इंटेंगलमेंट लिख लिया। देखना क्यूबिट एक दूसरे से क्यूबिट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, या दो क्यूबिट आपस में जुड़े होते हैं, यूं लिख लो। दो क्यूबिट्स आपस में जुड़े होते हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से व्याख्यित नहीं किया जा सकता या डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। क्योंकि किसी एक क्यूबिट की 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 अवस्था में परिवर्तन होने पर दूसरे क्यूबिट की अवस्था में तुरंत परिवर्तन हो जाता है। अब देखो क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग देखना, क्वांटम कणों के पास पर्याप्त ऊर्जा न होने के बावजूद भी वे अवरोध को पार कर जाते हैं। या उसके अंदर से निकल जाते हैं। टनल थ्रू बैरियर। देखना आगे लिखो क्वांटम इंटरफेरेंस। देखना क्वांटम कणों की क्वांटम कणों के क्वांटम कणों की तरंगीय विशेषताओं, वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, तरंगीय विशेषताओं के कारण ये इंटरफेरेंस प्रदर्शित करते हैं, इंटरफेरेंस प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब लिखो क्वांटम क्वांटम टेलीपोर्टेशन। किसी एक कण की
क्वांटम टेलीपोर्टेशन। टेलीपोर्टेशन का अर्थ क्या होता है? देखो, कहीं दूर चले जाना। आपने देखा कहीं मूवीज में कि ऊपर से एक प्लेन आता है, वो उसके ऊपर ऐसे लाइट डालता है और वो बिना किसी चीज के सीधा प्लेन के अंदर पहुंच जाता है। देखा मूवीज में? हाँ, स्पेस वाले जो स्टार वॉर्स वगैरह ऐसी मूवीज आती हैं, उनमें क्या होता है, ऊपर एक शिप आता है, उसके ऊपर एक लाइट सी डालता है और वो सीधा वहां से गायब होकर सीधा शिप के अंदर। क्या है? टेलीपोर्ट, सीधा टेलीपोर्ट कर दिया ना उसको। तो उसे क्या बोलते हैं? टेलीपोर्ट। अभी क्वांटम कणों के बारे में क्या लिखे? तो देखो, लिखो, किसी एक कण की क्वांटम अवस्था को, किसी एक कण की क्वांटम अवस्था को, किसी एक कण की क्वांटम अवस्था को किसी अन्य स्थान पर, किसी एक कण की क्वांटम अवस्था को किसी अन्य स्थान पर बिना कण की गति, बिना कण की गति मतलब कण की गति नहीं करेगा, बिना कण की गति के स्थानांतरित करना ही क्वांटम टेलीपोर्टेशन है। ठीक है, अब लिखो क्वांटम स्वैपिंग। क्वांटम स्वैपिंग देखना, आपस में कभी भी संपर्क में नहीं रहे। क्वांटम स्वैपिंग, आपस में कभी भी संपर्क में नहीं रहे दो कणों को इंटेंगल, दो कणों का इंटेंगल होना ही क्वांटम स्वैपिंग है। आपस में कभी संपर्क में नहीं रहे दो कणों का इंटेंगल होना ही क्वांटम स्वैपिंग है। डन है? दो कण हैं, कभी भी एक दूसरे के संपर्क में रहे, उनको आपस में इंटेंगल कर देना क्या कहलाता है? क्वांटम स्वैपिंग। तो ये कई सारे टर्म है जो इसमें यूज हुए, तो मैंने लिखा दिया। अब लिखो मेजोराना वन चिप। लिखना, इस चिप में मेजोराना कणों को, इस चिप में मेजोराना कणों को क्यूबिट्स के रूप में उपयोग किया गया है। मेजोराना कणों को क्यूबिट्स के रूप में उपयोग किया गया है। क्लियर है? ये कण प्राकृतिक रूप से, ये कण प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते या नहीं पाए जाते। अगला पॉइंट, अतः इन कणों, अतः अतः इन कणों या क्यूबिट्स को प्राप्त करने के लिए, अतः इन कणों या क्यूबिट्स को प्राप्त करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक नए प्रकार के पदार्थ, माइक्रोसॉफ्ट ने एक नए प्रकार के पदार्थ, ब्रैकेट में तीन अवस्थाएं लिख लेना कौन कौन सी हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तीन अवस्थाएं यही होती हैं, थ्री स्टेजेस मेनली यही पढ़ते हैं, चौथी प्लाज्मा होती है ना। ने एक नए प्रकार के पदार्थ टोपो कंडक्टर को विकसित किया, टोपो कंडक्टर को विकसित किया है। जो इंडियम आर्सेनाइड, ये रहा इंडियम आर्सेनाइड, इंडियम आर्सेनाइड एवं एल्युमिनियम से बना है, जो इंडियम आर्सेनाइड और एल्युमिनियम से बना है। ठीक है, लिखना, टीपी में टोपो कंडक्टर, टीसी में टोपो कंडक्टर लिख लो, टीसी में एमपी को, एमपी मतलब मेजरना पार्टिकल्स, टीसी में एमपी को
ऑब्जर्व एवं कंट्रोल किया जा सकता है। जिससे अधिक ताकि अधिक विश्वसनीय, ब्रैकेट में लिख लेना, त्रुटि रहित एवं स्केलेबल क्यूबिट्स का उत्पादन किया जा सकता है। ताकि अधिक विश्वसनीय एवं स्केलेबल क्यूबिट्स का उत्पादन किया जा सके। क्यूबिट्स का उत्पादन किया जा सके। ठीक है। एक क्वांटम, अगले लाइन से, ये एक क्वांटम चिप के लिए आधार के रूप में काम करते हैं। अगली लाइन से लिखना, एमपी, एमपी आउटसाइड इंटरफेरेंसेस, बाहरी इंटरफेरेंस को क्या बोलेंगे, व्यवधानों या इन्वायरमेंटल इंटरफेरेंसेस के प्रति रेजिस्टेंस दिखाते हैं। रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोधकता दिखाते हैं, जिससे त्रुटियां कम होंगी, एरर्स कम हो जाएंगे। ठीक है। अगली लाइन से लिखना, इसके अलावा टीपी क्यूबिट्स, सॉरी टीपी नहीं, एमपी क्यूबिट्स, मेजोरना पार्टिकल क्यूबिट्स छोटे होंगे, ब्रैकेट में लिख लेना, 1 नैनोमीटर का 100वां भाग, 1/100th ऑफ नैनोमीटर, सॉरी मिलीमीटर, मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का 100वां भाग। ठीक है। अगली लाइन से लिखना, अतः वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के लिए, अतः वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के लिए मिलियन क्यूबिट वाली चिप का निर्माण किया जा सकता है। मिलियन क्यूबिट वाली या 1 मिलियन क्यूबिट वाली चिप का निर्माण किया जा सकता है। क्लियर हुआ ये बात? अब लास्ट में लिख लेना विलो, अगला लिख लो विलो चिप, विलो क्वांटम चिप, अगली हेडिंग WILLOW, विलो। इसे गूगल के द्वारा विकसित किया गया था, या गूगल द्वारा विकसित क्वांटम चिप है। इसके संबंध में दावा किया गया था कि वो एक बेंचमार्क गणना को, कंप्यूटेशन को, कि वो एक बेंचमार्क कंप्यूटेशन को या गणना को 5 मिनट में सॉल्व कर सकता है। जिसे जिसे पृथ्वी पर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को जिसे पृथ्वी पर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को सॉल्व करने में बिलियन वर्ष लगेंगे।
अरब साल लगे, अरबों साल लग जाएंगे उसको। ठीक है, मतलब ये मैंने इसलिए लिखा दिया कि क्वांटम कंप्यूटर की कैपेसिटी का पता लगे। अगर ये 1 मिलियन क्यूबिट वाली चिप काम करने लगी तो अर्थ पर जितने भी कंप्यूटर हैं अगर उनको मिला दिया जाएगा, उनकी क्षमता से भी तेजी से काम करेगा कौन? क्वांटम कंप्यूटर। ये इनकी क्षमता होती है। तो इसको आप अलग अलग क्षेत्रों में यूज कर सकते हो। जहां पर सुपर कंप्यूटर का यूज हो सकता है, आप क्या कर सकते हो? मौसम पूर्वानुमान में कर सकते हो, ड्रग डिस्कवरी में कर सकते हो, क्रिप्टोग्राफी में कर सकते हो, जो आप क्या करते हो, इनक्रिप्शन वगैरह करते हो ना, जब आप इस पे क्या करते हो, व्हाट्सएप करते हो, तो आपका जो क्या होता है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन लिखा होता है। तो उसमें होता क्या है, जैसे ही आप कुछ टाइप करते हो तो वो इनक्रिप्ट हो जाता है, कोड में बदल जाता है, फिर वो उस कोड के रूप में ही सामने वाले के फोन पर पहुंचता है। वहां पर उसके पास एक और की होती है, तो वो वहां पर जाके क्या हो जाता है, डिक्रिप्ट हो जाता है। तो जो जितने भी मार्ग पर वो गया, जितने में सब में क्या रहता है, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, कोई इसको पढ़ नहीं सकता। ना सर्विस प्रोवाइडर या कोई हैक करने वाला, कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ नहीं पाता, क्योंकि जैसे ही आपने लिखा वो क्या करेगा, वो उसको एनक्रिप्ट कर देगा। तो एनक्रिप्ट फॉर्म में वो क्या करेगा, यहां से लास्ट वाले जहां पर आपने भेजा उस फोन तक जाएगा। वहां जाने पर जा क्या करेगा, जब वो सही एड्रेस पर पहुंच गया, तो जब उसके व्हाट्सएप पर वो खोलेगा तो वो उसे ही दिखाई देगा, वहां पर जाके वो एक तरह से को डीकोड होगा। इसे बोलते हैं एंड टू एंड एनक्रिप्शन। क्लियर हुआ? कोई रॉकेट साइंस नहीं। एंड टू एंड का मतलब एक एंड पर इंक्रिप्शन हुआ, दूसरे एंड पर जाके वो इंक्रिप्शन क्या होगा, डिकोड होगा, उसके पहले बीच में कहीं पर भी नहीं होगा। अब कोड कुछ भी बना सकते हैं। मैंने लिखा तुम इधर आओ, तो तुम इधर आओ, कुछ भी आप क्या कर सकते हो, उस कोड को बदल दोगे। उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो उसको क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, कोड में बदलते हैं। एक होती है क्या, दो की होती है, एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की। क्लियर है? चलो आगे। तो ये सब उसमें उसमें किसका यूज करेंगे हम, क्वांटम कंप्यूटर का। तो ये जल्दी से क्या करेगा, अगर इसने मान लो कोई इंक्रिप्शन किया तो उसको तोड़ना क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो उनमें इसका यूज किया जा सकता है। देखिए, तो सब सेक्टर में जहां पर आप सुपर कंप्यूटर का यूज कर सकते थे, उससे अब क्या कर सकते हो, आप इनका यूज कर सकते हो। सिमुलेशन में इनका यूज कर सकते हैं। जहां पर भी आपको लगे कि ये जटिल कार्य हैं, वहां पर किसका यूज किया जा सकता है, इस क्वांटम कंप्यूटर का आगे यूज किया जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है क्वांटम कंप्यूटर को कि इसका कहां कहां अनुप्रयोग। जो भी लगे कि हाँ ये जटिल कार्य है, तो उनमें किसका यूज कर सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। डन है? मैंने बता ही दिया, ड्रग डिस्कवरी हो गया, ठीक है, वेदर प्रिडिक्शन में हो गया, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, हाँ, क्रिप्टोग्राफी में हो गया, ठीक है। तो इन सभी क्षेत्रों में आप किसका यूज कर सकते हो, सिमुलेशन में हो गया, ठीक है। तो ये सब इसमें आप यूज कर सकते हो। तो रटना नहीं है, बस लॉजिक लगाना, वहां पर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। टेक्निकल टर्म हमने सारे के सारे क्या कर लिए हैं, यहाँ पर देख लिए हैं। अब आते हैं क्वांटम डॉट्स क्या है ना, ये भी न्यूज में था। देखो, न्यूज में लास्ट ईयर भी था, 2023 में नोबेल मिला था इस पे। ठीक है, नोबेल मिला किस लिए था, कि डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स की क्या किया था, उनका निर्माण किया था और उसकी खोज के लिए दिया गया था। अब सबसे पहला शब्द उभर कर आता है कि क्वांटम डॉट्स है क्या। ठीक है, तो देखो, डॉट्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे कण। ये यूं कह सकता हूं कि क्रिस्टल। ठीक है, तो लेकिन है क्या, ये अर्धचालक पदार्थों के, आपने सेमीकंडक्टर सुना होगा, तो ये अर्धचालक पदार्थों के नैनो क्रिस्टल होते हैं। क्या होते हैं ये, अर्धचालक पदार्थों के नैनो क्रिस्टल होते हैं, या यूं को नैनो कण होते हैं उनके। लेकिन शब्द जरूर याद रखना, किनके, सुपर कंडक्टर्स के, सॉरी, सेमीकंडक्टर्स के। तो सेमीकंडक्टर्स के नैनो क्रिस्टल होते हैं, वो होते हैं आपके क्वांटम डॉट्स, मतलब बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं। अब नैनो लगा तो इट मींस क्या, नैनो स्केल पर जाएंगे। नैनो स्केल क्या होता है, 10⁻⁹ और यहां पर स्केल देखो लिखा है 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक। तो इस स्केल के, इस पैमाने के जो छोटे छोटे कण होंगे, हमारी आंखों से तो हमें दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो इस स्केल के जो कण होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वांटम डॉट्स कहा जाता है। और इनकी विशेषता क्या होती है, ये साइज डिपेंडेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दिखाते हैं, कि अगर आप इनके साइज को चेंज करोगे, इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज होती जाएंगी। अगर छोटा कण है तो उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज और होंगी, थोड़ा सा बड़ा लोगे तो उसकी अलग होंगी, उससे बड़ा लोगे तो उसकी अलग होंगी। ठीक है, अभी मैं उसको एग्जांपल से समझाता हूं, पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन एक बार देख लो क्या है। देखो क्या लिखा है, क्वांटम डॉट्स आर सेमीकंडक्टर, ठीक है, नैनो क्रिस्टल्स विद यूनिक ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी। उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी यूनिक होती है और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी भी क्या होती है, अलग होती है। मैंने पहले ही बताया था कि जो आप मैक्रो स्केल पर जब वस्तुओं को देखते हो, जो हमारे आसपास सब नजर आ रहा है, और जब आप क्वांटम स्केल पर जाओगे या यूं को नैनो स्केल पर जाओगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी,
बदल जाएंगी। तो उनकी क्या है, बिल्कुल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है और इनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, बिल्कुल अलग तरह की ये व्यवहार करने लगते हैं। ड्यू टू देयर स्मॉल साइज ऑफन रेफर टू एज ए आर्टिफिशियल एटम्स, इन्हें आर्टिफिशियल एटम कहा जाता है, बहुत छोटे कण के होते हैं। These tiny particles typically 1 to 100 नैनोमीटर्स इन साइज। और देखो यहां पर क्या लिखा है, ये क्या प्रदर्शित करते हैं, साइज डिपेंडेंट फ्लोरोसेंस, मतलब ये साइज डिपेंडेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज प्रदर्शित करते हैं कि जैसे जैसे इनका साइज बदलेगा ये किस कलर के प्रकाश को उत्सर्जित करेंगे वो बदल जाता है। अभी समझाता हूं कैसे होता है ये। अलाउइंग देम टू एमिट लाइट ऑफ डिफरेंट कलर डिपेंडिंग ऑन दियर साइज। देखो ये किस तरह की लाइट को ये उत्सर्जित करेंगे, ये डिपेंड करता है कि इनका साइज क्या है। अब देखो होता क्या है कि क्वांटम इफेक्ट कैसे होता है, जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बदलता जाता है ना, इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बदलती जाती है। अगर देखो मान लो कि यहां पर एक लैंप है, क्या है, लैंप। अगर हम इन क्वांटम कणों पर प्रकाश डालेंगे तो ये किस कण का, पहले तो इनको ये ऑब्जॉर्व करेंगे, अवशोषित करेंगे, उसके बाद ये किस रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करेंगे, ये डिपेंड करता है कि इनका साइज क्या है। अगर क्वांटम डॉट का साइज बड़ा है तो वो रेड कलर को उत्सर्जित करेगा, उससे छोटा है तो देखो किस पे आ गया, येलो, उससे छोटा लास्ट में कौन सा है, ब्लू कलर। तो देखो साइज, देखो सब पर लाइट तो एक ही कलर की पड़ रही है, लेकिन वो उत्सर्जित किस पर, किस कलर को करेंगे, ये डिपेंड करता है कि उनका साइज कैसा है। बड़े वाला रेड को कर रहा है, छोटे वाला सबसे किसको कर रहा है, ब्लू को। विबज्योर वाला भी वॉयलेट है और ये क्या है, दूसरी साइड में रेड है। डन है। अब देखो यहां पर इससे पूरा क्लियर हो जाएगा, देखो इस चार्ट से, इसमें जो सब कुछ लिखा हुआ है। देखो क्वांटम डॉट आर टाइनी क्रिस्टल्स ऑफन कंसिस्टिंग ऑफ जस्ट ए फ्यू थाउजेंड ऑफ एटम्स, मतलब कुछ हजार एटम्स होते हैं इसके अंदर। मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, ये ध्यान रखना किससे बने होते हैं, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं, और कुछ हजार ही उसमें क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। फिर देखो द साइज रेशो ऑफ ए क्वांटम डॉट टू ए फुटबॉल इज अबाउट द सेम एज ए फुटबॉल ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के बारे में, अर्थ के हिसाब से जो फुटबॉल का साइज है, ये मुझसे गलती होगी, यहां पर क्या लिखा था, अर्थ का साइज है, सॉरी, अर्थ के हिसाब से जो फुटबॉल का साइज है वही फुटबॉल के मुकाबले किसका है, क्वांटम कणों का। डन है। तो ये इसकी क्वांटम प्रॉपर्टीज हो गई। डन। तो अब देखो उसके बाद इसमें क्या लिखा है, यहां पर ये लिखा है बाय मैनिपुलेटिंग दियर साइज साइंटिस्ट कैन प्रिसाइजली कंट्रोल दियर प्रॉपर्टीज। ये साइज को कंट्रोल करके वो उनकी विशेषताओं को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। मेक देम एमिट लाइट ऑफ स्पेसिफिक कलर, और उनसे क्या करते हैं, किसी विशेष प्रकार की लाइट को उत्सर्जित करवा सकते हैं। when they are excited by light, जब उनको लाइट से क्या किया जाता है, एक्साइट किया जाता है, तो वो क्या करेंगे, डिपेंड करेगा कि उनका साइज क्या है, आप जो मन चाहे वो लाइट उनसे उत्सर्जित करवा सकते हो। क्लियर है। अब इनका यूज कहां हो रहा है, देखो टीवी स्क्रीन में आप यूज कर रहे हो, क्यू एलईडी नहीं आ गई है, क्वांटम डॉट वाली एलईडी आ गई है, इनको क्या बोलते हैं, क्यू एलईडी। इसके बाद देखो बायोमेडिकल इमेजिंग में, मान लो कोई सेल्स है तो उनके चारों तरफ क्या करो आप, ये क्वांटम डॉट्स को लगा दोगे तो उनसे अगर लाइट डालोगे तो वो क्या करेंगे, अलग कलर का क्या करेंगे, वो रंगों को उत्सर्जित करेंगे। तो आप उनको देख सकते हो कि हाँ अच्छा ये किसी सेल के चारों तरफ है तो यहां पर कैंसर होगा। ठीक है। इसके बाद प्रोड्यूसिंग फोटोन फॉर क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए फोटोन को उत्सर्जित करवा सकते हो इन पर। अब देखो इनसे लाइट उतरेगी तो फोटोन का उत्सर्जन होगा। इसके बाद देखो मेकिंग बेटर एंड चीपर सोलर सेल, सोलर सेल्स को भी क्या बनाया जा सकता है, चीपर सेल का बनाया जा सकता है, बहुत एफिशिएंट होंगे, ऐसे सोलर सेल्स का निर्माण कर सकते हैं। अब देखो एप्लीकेशन मैंने बता ही दिया, क्यूएलईडी के रूप में, देखो ये रहा क्यूएलईडी टेक्नोलॉजी। ठीक है। इसके बाद देखो इल्यूमिनेट ट्यूमर टिश्यू फॉर ए सर्जन, उनको क्या कर सकते हैं, उनके चारों तरफ लगेंगे तो उसको दूर से दिखेगा, वो लाइट दिखने लगेगी इस तरह से कि हाँ भाई ये चारों तरफ इसके लगे हुए हैं, तो ये बीच वाला पार्ट क्या है, कैंसर का। है ना। इसके बाद देखो इसके अलावा फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इनका यूज कर रहे हैं, जो फोल्डेबल जो आ रहे हैं उनमें किसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज होता है। ठीक है। जो इस तरह के नए फोन नहीं आ रहे हैं जो ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, तो उनमें सब क्या है, यही तो है। इसके बाद देखो एलईडी लैंप्स है जो एडजस्ट द कोल्ड लाइट ऑफ द डायोड, ये इस तरह के देखो लैंप आ जाएंगे आने वाले टाइम में कि आप चाहोगे तो उनका प्रकाश क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, ऐसे गर्म जैसा लगने लगेगा, और आप चाहोगे तो वो बिल्कुल ऐसे स्मूथ लाइट, थोड़ी थोड़ी ऐसे सूदिंग सी लाइट देने लग जाए। तो उनकी जो तीव्रता है उसको क्या कर सकते हो, कम ज्यादा किया जा सकता है। इस तरह के लैंप भी आने वाले टाइम में आ जाएंगे, तो वो भी किस पर आधारित होंगे, तो इसका एप्लीकेशन आपको याद रखना है। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो यहां पर हमने क्या देख रहे थे, ये वाला यहां पर कि ये क्वांटम डॉट्स बता दिए मैंने, और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि इनका साइज क्या होता है, क्वांटम डॉट का साइज
वही साइज है जो पृथ्वी के मुकाबले क्या है, फुटबॉल का, और फुटबॉल के मुकाबले किसका, क्वांटम डॉट्स का। डन है, क्लियर है, चलो आगे। इसके बाद देखो अगला टॉपिक, इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, ये तो समझ ही गए होगे, सिंपल सा है, चले एप्लीकेशन भी बता दिए मैंने। अब आते हैं देखो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ये तो इजी वाली ही टेक्नोलॉजी है। देखो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, देखो आप किसी के फेस की पहचान करते हो, वेरिफिकेशन करते हो, या किसी को पहचानने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, FRT। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप सीसीटीवी पे किसी की फोटो आई और फिर उसको क्या कर लिया जाता है, मिलान कर लिया जाता है, तो उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है, पुलिस करती है ना, क्या करते हैं, सीसीटीवी के थ्रू क्या लिया, किसी का इमेज प्राप्त हो गया या वीडियो प्राप्त हो गया, फिर उस इमेज या उसके आधार पर क्या किया जाता है, उस क्रिमिनल को पहचान स्थापित करके उसको पकड़ लिया जाता है। उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ये FRT। इसमें होता क्या देखो, इसमें सबसे पहले तो किसी व्यक्ति की क्या किया जाता है, इमेज को प्राप्त किया जाता है, कर लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे, कि वो इसके जो फेस के जो फीचर्स हैं, इसके हेड के और ये फेस के, सब इन फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उनको निकाल लेते हैं कि इसके फीचर के ये क्या, इसके फेस के फीचर है, हेड का इस तरह का, वो सब वो सॉफ्टवेयर अपने आप ही एक्सट्रैक्ट कर लेता है, कर लिया। अब क्या किया जाएगा, इसको कंपेयर किया जाता है उनके डेटाबेस में। उनके पास क्या, एक पूरा का पूरा डेटाबेस है लोगों का, जिसके अंदर उनके नाम है, उनके पते हैं, वो सब है, उसके साथ फिर इसको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, और कंपेयर करके क्या कर लिया जाता है, मैच कर लिया जाता है, बता दिया जाता है कि ये वो व्यक्ति है। ठीक है, यहां पर इन सब में इसमें एक्सट्रैक्टिंग में और कंपेयर करने में यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज किया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी होती है आपकी कौन सी, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। क्लियर है, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस वाला मसला नहीं है। देखो कैप्चरिंग, एक्सट्रैक्टिंग, कंपेयरिंग एंड, और देखो यहां पर जो फीचर्स होते हैं ना हमारे फेस के, देखो इसकी कितनी दूरी होगी आपस में, ये सब क्या होगा, यहाँ का शेप कैसा होगा, नाक की शेप कैसी है, ये सारे फीचर्स को वो क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। ये यूनिक होते हैं हर व्यक्ति के लिए। डन है, तो यहाँ पर देखो यूनिक फेशियल डेटा बोलते हैं इसको, कि हर व्यक्ति का क्या शेप और ये सब जो है वो क्या होता है, अलग होता है। तो उन फीचर्स को ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, और फिर उसके आधार पर उसकी क्या करेगा, इमेज को क्रिएट करेगा, और उसको क्या करेगा, मिलान कर लेगा अपने डेटा के साथ, और फिर उसकी पहचान को वो स्थापित कर। मान लो कि क्रिमिनल है, मान लो तो पहले से कोई चोर है, मान लो वो चोरी करता है, ठीक है, तो गाड़ियां चोरी कर रहा था मान लो, तो उन्होंने जितने भी वो मान लो 2-4 बार पहले पकड़ा गया था, तो उसको पहले भी अरेस्ट किया हुआ था, तो अभी यहां से उसने कहा कोई गाड़ी चोरी की, उसकी इमेज आ गई किसमें, सीसीटीवी में। तब उस सीसीटीवी से क्या करेंगे, उस इमेज को लेंगे, उसके मेन मेन फीचर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसमें डाल देंगे कंप्यूटर में, वो उसके फीचर को एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर उसके आधार पर क्या करेगा, वो फिर कंपेयर करना शुरू करेगा, क्योंकि उसके पास डेटा में पहले से ही क्या है, बहुत सारे क्रिमिनल्स की फोटो है। अब ऐसे तुम देखने लगोगे तो बहुत टाइम लगेगा, कोई किसी पुलिस थाने में है, कोई किसी भी थाने में है, तो अब क्या होगा, उनका सबका एक सेंट्रलाइज डाटा बना दिया उन्होंने। अब उसमें इसको क्या करेगा, कंपेयर कर लेगा, और कंपेयर करेगा, अच्छा ये पहले भी पकड़ा गया था, अच्छा इसके साथ मिलान हो रहा है, ये वही व्यक्ति है, उठा लाओ इसको, वही है नहीं हुई पहचान। तो इस तरह से ये काम करता है, कोई ज्यादा मुश्किल टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इजी थी तो एक बीच में इजी मैंने रख दी है। डन है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, थोड़ा बड़ा कर दूं यहाँ से, देखो दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, नीति आयोग रिलीज व्हाइट पेपर रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल ऑन फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। इस पर वो क्या लाया था, व्हाइट पेपर लाए थे, नीति आयोग लाया था। डन है, इसीलिए थोड़ा सा न्यूज में था, और रहता भी है हमेशा न्यूज में। ठीक है, यहाँ पर देखो एन एआई सिस्टम दैट अलाउ द आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन सर्टेन इमेज और वीडियो डेटा। डन है, यूजिंग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, मतलब कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर का यूज करके वो ये सब काम करता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, ये बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के अंदर इंक्लूड होता है, याद रखना ये भी क्या है, एक तरह का बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है, बायोमेट्रिक डेटा ही तो है ये भी। और इसके अंदर यूज क्या करते हैं, इसमें फेस और हेड के डेटा को यूज करता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को निकाल के यूज करता है, तो ये भी एक तरह का बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का ही एक पार्ट है। डन है, चलो आगे, तो इसमें एआई का भी यूज करता है, तो अलग अलग क्षेत्रों में इसका यूज हो सकता है। क्लियर है, इसको लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, सिंपल है, ये तो देखते ही समझ जाओगे वहां पर। अब बात करते हैं जो न्यूज में था, हाइपरलूप। ठीक है, अब देखो हाइपरलूप क्या है, इसको कहें तो ये फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। क्या है, पांचवा मोड है, कौन सा, एक तो रोड है, रेल है, वाटर है, एयर है, और पांचवा
हाइपरलूप। तो इसके थ्रू अब प्रयास किया जा रहा है कि ये क्या कि इसको भी डेवलप किया जाए। ठीक है, अब देखो पहले तो देखना होगा कि ये न्यूज में है क्यों। देखो ये न्यूज में क्यों है, यहां पर हम देखते हैं कि ये इसका कारण क्या है। देखो अभी एक ट्रैक को डेवलप किया गया है, अभी एक ट्रैक को डेवलप किया गया है। देखो यहां पर लिखा है, देखो रिसेंटली आईआईटी मद्रास हैज कंप्लीटेड ए 410 मीटर हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक। कुछ नहीं है, 410 मीटर का एक टेस्ट ट्रैक उन्होंने क्या किया, डेवलप किया है आईआईटी मद्रास में। ठीक है, मार्किंग ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडिया जर्नी टुवर्ड फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट। तो इन्होंने क्या किया, आईआईटी मद्रास के द्वारा एक 410 मीटर का क्या बनाया गया, एक ट्रैक बनाया गया हाइपरलूप के लिए। अब ये सब होता क्या है, देखो देखो ये टेस्ट ट्रैक है कि यहाँ पर टेस्ट करेंगे। तो हमें समझ में क्या आना चाहिए, पहले तो हाइपरलूप समझ में आएगा तभी तो ये सब समझ में आएगा। देखो हाइपरलूप है क्या, हाइपरलूप के अंदर एक ट्यूब टाइप की संरचना होती है, क्यों कहूं एक पाइप से तरह की एक संरचना है। ठीक है, एक क्या है, ट्यूब लाइक की संरचना है, या एक तुम्हें पाइप तरह की एक संरचना होती है जिसके अंदर पूरी तरह से निर्वात होता है, वैक्यूम की स्थिति उसमें अंदर होती है। और उसके अंदर एक पोर्ड होता है, एक तरह टैक्सी टाइप होता है, उसको उसके अंदर क्या किया जाता है, चलाया जाता है। बात समझ में आई, हाइपरलूप क्या है, एक पूरा का पूरा उसमें क्या होता है, एक ट्यूब होता है जिसमें वैक्यूम होता है, और उसके अंदर एक पोर्ड को प्रवाहित किया जाता है, और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। उसकी स्पीड पहुंच जाती है 1200-1300 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज स्पीड से वो उसमें फ्लो करता है। तो इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कहा जाता है हाइपर लूप। क्लियर है, और उसका जो टेस्ट ट्रैक है उसको क्या किया गया है, यहां पर कंप्लीट किया गया है 410 मीटर के आईआईटी बॉम्बे मद्रास के द्वारा। डर है, अब यहां पर इसके टेस्ट वगैरह होंगे। क्लियर हुई बात। लेकिन ये काम कैसे करता है, देखो यहां पर देखो, ये दिख रहा है आपको, यहां पर, ये यहां पर, ये देखो पाइप जैसी स्ट्रक्चर लग रही है, ये ट्यूब है इसकी, इसके अंदर ये इसका पोर्ट चलेगा। और इसका पोर्ट कैसा होता है, देखो ये इस तरह का पोर्ट होगा, यहां पर दिख रहा है ये। और यहाँ पर देखो ये रहा, ये पोर्ट है, देखो ये ट्यूब के अंदर ये पूरी ट्यूब होगी, और ये इसके अंदर क्या होगा, इसका पोर्ट होगा। एक तरह से क्या है, जैसे ट्रेन का एक डिब्बा होता है उस तरह का एक इसके अंदर पोर्ट होगा, और एक पूरी की पूरी टनल होगी या ट्यूब होगी जिसके अंदर ये क्या करेगा, बहुत तेज गति से प्रवाहित होगा। अब देखो इसके कुछ कुछ चीजें जो हमें ध्यान में रखने वाली है हाइपरलूप के अंदर। एक तो सबसे बड़ी बात कि इसमें एयर नहीं है, एयर नहीं है तो एयर का ड्रैग नहीं है, उसका कोई प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध नहीं है तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, दूसरा इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जिसे बोलते हैं मैगलेव, मतलब मैग्नेटिक लेविएशन। मतलब इसमें जो ये जो ट्रेन होगी, ये जो पोर्ट होगा, ये ऐसे ऊपर उठा रहेगा अर्थ के साथ, या यूं को पटरी के साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता। समझ में आता, लेविएटेड फॉर्म में मतलब यहां पर इस तरह से यूं लटका होगा, हवा में होगा वो, ना तो इधर टच ना उधर टच, ना नीचे टच ना ऊपर टच। और वो है किसकी वजह से, मैग्नेट की वजह से उसको क्या किया जाता है, ऊपर उठा दिया जाता है। अब कैसे होता है भी समझाता हूं। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो एक पोर्ट होगा जो ऐसे हवा में लटका होगा, और वो किसकी वजह से है, वो मैग्नेटिक प्रभाव की वजह से है। और वो क्या होगा, इस निर्वात वाले इस ट्यूब में ऐसे प्रवाहित होगा बहुत तेज गति से। इसे बोलते हैं हाइपरलूप। अब देखो इसमें फ्रिक्शन कम हो गया, अगर वो पटरी पे चलता तो फ्रिक्शन होता तो स्पीड कम होती। इसमें एयर का रेजिस्टेंस भी नहीं है, अगर वो क्या होता, हवा उसके अंदर होती तो वो उसको क्या करती, यहां पर धक्का लगता, उसका प्रतिरोध होता, उसको उसको क्या करना पड़ता, उसको पार करके जाना पड़ता, तो स्पीड कम हो जाती, और फ्यूल भी क्या करता, ज्यादा लगता। तो ये फ्यूल एफिशिएंट भी है, और क्या है, और स्पीड भी ज्यादा है। तीसरा, पूरे के पूरे ट्रैक के सिर्फ 5% भाग में ही इसको आपको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी थोड़ी बहुत देनी पड़ेगी। उसके बाद जब स्पीड बन जाएगी तो बस ऐसे खुद से फिसलती हुई जाएगी, ग्लाइड करती हुई जाती है। तो मतलब पूरा का पूरा रास्ता है, उसके 5% भाग पर ही आपको इसको क्या करना है, खींचना है थोड़ा सा, उसके बाद ये अपने आप से क्या करती है, ग्लाइड करती हुई चली जाती है। तो इन्वायरमेंट भी क्या है, इन्वायरमेंट को भी कम प्रभावित करेगी, आया ना। किसी भी मौसम में आप चला सकते हो, ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं है, ड्राइवरलेस है। और हर 2-4-5 मिनट के बाद चला दो, टक्कर की भी कोई संभावना नहीं। सही है, तो ये इसकी हाइपरलूप है। अब जी काम कैसे करती है, देखो ये देखते हैं। और सबसे पहले इसको किसने संकल्पना किसने दी थी, एलोन मस्क ने दी थी। 2012 में उन्होंने इसकी बात की थी। कोई दिक्कत है इसमें, देखो यहां पर ये काम ऐसे करती है, ये दिख रहा है आपको,
ये पूरा का पूरा आपका पोड है और ये पूरी की पूरी क्या है, ये जो इस तरह से बनी हुई है, ये वाली यहां से लेकर ये ट्यूब होती है, इधर से उसको खोल के दिखाया गया एक साइड से, ये ऊपर की साइड में, और ये सब क्या है, ये ट्यूब है। अब इसके नीचे वाले पार्ट में देखो, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मैग्नेट्स, और यहाँ पर भी क्या लगी हुई है, मैग्नेट। सही है। अब देखो ये काम कैसे करेगा इससे पता लगेगा। देखो यहाँ पर एक तो ट्रेन के अंदर मैग्नेट है, एक नीचे मैग्नेट है। अब दोनों नॉर्थ नॉर्थ है तो ये करेंगे, रिपेल करेंगे तो ट्रेन क्या हो जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी। सही है। तो इसे क्या बोलते हैं, यही तो आपका पार्ट है, देखो यहाँ पर लिखा होगा, ये रहा मैग्नेटिक लेविएशन, इसको बोलते हैं मैगले। क्या कहता है, पोड पोड फ्लोट ऑन मैग्नेट्स एलिमिनेटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन को दो और उस पर ऐसे फ्लोट करते रहते हैं। अब दूसरा आगे कैसे बढ़ती है, देखो आगे बढ़ने का देखना, इसके साइडों में भी क्या लगे होते हैं, मैग्नेट लगे होंगे। अब देखो यह क्या, इसके अंदर यहाँ पर अगले भाग में नॉर्थ और पिछले भाग में साउथ है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नॉर्थ है और साउथ है, तो ये नॉर्थ नॉर्थ को पुश करेगा, ये यूं है, यहाँ पर ये इसको ऐसे पुश करेगा। आगे का है साउथ, वो इसको खींचेगा, तो एक धक्का मारेगा दूसरा खींचेगा, फिर वो आगे चले जाएगी, एक धक्का मारेगा दूसरा खींचेगा। इस प्रोसेस में ये क्या करती जाएगी, आगे बढ़ती जाती है। तो देखो यहाँ पर एक तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर काम कर रहा है, दूसरा क्या करेगा ऐसे साइडों में, कि यहां पर एक ने क्या किया, पुश किया, दूसरे ने आगे क्या कर लिया, खींच लिया। इसी तरह पीछे वाले में देखो, ये ट्राई करिए, ये इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो इसी तरह से ये क्या करते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो इजी वे में बताया गया है, तो थोड़ा आइडिया रहे कि आप लोगों को ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही क्या कर दिया, हवा में पढ़ा दिया। तो मोटा मोटा समझ में आया कैसे काम करता है। एक इसके साइड में दीवारों में भी लगा होता है कि ये इधर या उधर ना टकरा जाए, बीच में ऐसे बनी रहे। तो साइडों में है जो इसको बीच में बनाए रखता है, नीचे लगी होती हैं वो इसको ऊपर उठाए रखती हैं, और साइड वाले क्या करते हैं, इसको खींचते हैं आगे की तरफ। तो इस तरह से ये क्या करती है, हाइपरलूप काम करता है, और बहुत स्पीड में जाती है, मैंने आपको बता ही दिया है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। डन है। हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। डन। इसके अंदर क्या होती है, वैक्यूम सील्ड ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, इसकी स्पीड 1100 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। इसके अंदर देखो लो प्रेशर ट्यूब्स होंगी। दूसरा इसमें क्या, मैग्नेटिक लेविएशन है। तीसरा लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर्स भी होती हैं जो आगे बढ़ाने का इसको काम करती हैं। और मैंने बताया था कि पूरा का पूरा कितने परसेंट में, 5% भाग में इसको क्या करना पड़ता है। ठीक है। और यहां पर देखो क्या है, इंडिया हाइपरलूप प्रोजेक्ट इज ए ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडियन रेलवे। ये याद रखना, किस किस का है, इंडियन रेलवे का, आईआईटी मद्रास का, जिसे हम आविष्कार हाइपरलूप टीम कहते हैं, एंड टूटर, ये भी है एक नया स्टार्टअप है, याद रखना, टूटर, TUTR। तो इसको ध्यान में रखना है। ध्यान है। तो देखो यहां पर देखो, इसका क्या है, स्पीड ज्यादा है, एफिशिएंसी भी ज्यादा है, जीरो डायरेक्ट इमिशन है, कोई डायरेक्ट इमिशन नहीं करता, मेकिंग हाइपरलूप द अल्टीमेट इन ग्रीन ट्रांजिट। ध्यान है, ग्रीन ट्रांजिट में इसको क्या करेगा, बढ़िया काम करेगा। क्लियर है। तो ये आपका पूरा का पूरा हाइपरलूप का था। देखो क्या क्या है, देखो यहां पर रीशेप शिपिंग एंड लॉजिस्टिक। ठीक है, क्या कर सकता है, बड़े कंटेनर्स को अपने साथ ले जा सकता है, फिर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तेजी से ले जाएगा, ड्राइवरलेस है, ड्राइवर का यूज नहीं किया जाता, कटिंग कार्बन एमिशन मैंने बता ही दिया, फ्रिक्शन कम है। ठीक है, उसके अलावा क्या, सिर्फ 5% भाग पर ही आपको क्या करना पड़ता है, इसलिए ये कार्बन क्या, कटिंग कार्बन एमिशन है, कार्बन एमिशन कम करता है। फिर क्या, लेस इन्वेजिव है, टनल टनल बनाने में, काटने में बहुत ज्यादा आपको नहीं करना पड़ता। इसके बाद क्या करते हैं, वेदर प्रूफ है, किसी भी वेदर में आप इसको चला सकते हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑन डिमांड रिस्पॉन्स है, जब चाहो तब चला दो, कोई दिक्कत नहीं। डन है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखो हाइपरलूप लिखना इजी है, कुछ बड़ी बातें नहीं है, सुनी हुई याद आ जाएंगी, कोई टफ टेक्नोलॉजी नहीं है। क्वांटम वाली टफ थी तो वो मैंने लिखवा दी। ठीक है। अब देखो 3D प्रिंटिंग क्या है। देखो 3D प्रिंटिंग को क्या बोलते हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। एडिटिव मतलब ऐड कर करके जिसका मैन्युफैक्चर किया जाता है। अच्छा, अब 3D का मतलब देखो यहां पर क्या है, अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर देखा जाए तो 3D मतलब 3 डायमेंशनल, और फिर क्या करना, प्रिंटिंग किसकी, ऑब्जेक्ट्स की। और ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। तो 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट की प्रिंटिंग करना ही 3D प्रिंटिंग है। लेकिन कैसे, इसके अंदर देखो क्या होते हैं, 3D प्रिंटर होते हैं। लेकिन 3D प्रिंटर के अंदर क्या होता है, एक सामग्री होती है, मान लो कि मैंने मान लो प्लास्टिक का एक कप बनाना है,
उस 3D प्रिंटर के अंदर क्या डाल दिया जाएगा, उस प्लास्टिक को उसमें डाल दिया जाएगा। लेकिन वो बनाएगा किसके आधार पर? तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसका एक सॉफ्टवेयर में डिजाइन बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं कैड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर, या डेवलपिंग टूल होता है ये। उसके अंदर क्या बोलते हैं, इसके इसके पूरे के पूरे डिजाइन को पहले तैयार किया जाएगा। एक तरह से यूं कहो कि इसकी एक फाइल को तैयार किया जाएगा, और फिर उस फाइल को या उस डिजाइन को भेज दिया जाएगा प्रिंटर, और फिर प्रिंटर क्या करेगा, उस फाइल के आधार पर, उस डिजाइन के आधार पर लेयर बाय लेयर क्या करेगा, उस पदार्थ को जो है लगाता जाएगा और उस कप का निर्माण कर देगा। इसे बोलते हैं 3D प्रिंटिंग। क्लियर बात? देखो दोबारा से देखो, 3D printing, also known as additive manufacturing, is a process that create physical objects from digital design। किससे? डिजिटल डिजाइन से। दादा वो फाइल जो हमने की थी वो उसको कैसे किया था, हमने कंप्यूटर पे तो तैयार किया था, तो वो क्या था, एक डिजिटल डिजाइन था। उस डिजिटल डिजाइन के आधार पर वो किसका निर्माण करता है, ऑब्जेक्ट्स का निर्माण करता है, 3D ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, बाई बिल्डिंग देम अप लेयर बाय लेयर, उनको क्या करता है, लेयर बाय लेयर ये लगाता जाता है। अभी दिखाता हूं, समझ में आ जाएगा। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग मटेरियल लाइक प्लास्टिक, मेटल और रेजिन्स एंड सक्सेसिवली डिपोजिटिंग देम टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब देखो ये इस तरह से होता है, सब समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर देखो, देखो यहां पर देखो, सबसे पहले इधर क्या किया आपने, ये एक आपका कंप्यूटर है, आपने इस पर क्या किया, एक 3D इमेज को क्रिएट किया, और यहां पर देखो क्या लिखा है, कैड सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर। क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर में आप इसकी 3D इमेज इस तरह से बना सकते हैं, बना ली, और फिर इस कैड फाइल को आप क्या करोगे, इस 3D प्रिंटर में भेज दोगे। अब ये 3D प्रिंटर के अंदर क्या होता है, बहुत सारा आपने जिस चीज की सामग्री बनानी होती है वो इसके अंदर क्या डाल दिया जाएगा, मटेरियल डाल दिया जाएगा। वो फिर क्या करेगा, इसको ऐसे लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर जचाता जाएगा, और पूरी की पूरी आपकी क्या बन जाएगी, जो भी है 3D ऑब्जेक्ट जिसका आपने यहाँ प्रिंट बनाया था, ये वाला ये बन जाएगा। इसको इस तरह से भी देखो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखो, आप मान लो इस कप को बनाना चाहते हो, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को, तो आपने इसका क्या किया, एक डिजिटल कैड डिजाइन बनाया, फिर उसको बनाया क्या, उसमें इसको सॉफ्टवेयर स्लाइस कहा जाता है, इसको अलग अलग लेयर्स में बांट देता है वो सॉफ्टवेयर, कि इस तरह से इसकी एक लेयर होगी, दूसरी लेयर होगी, तीसरी, वो पूरा डिजाइन करता है इसको लेयर बाय लेयर, और फिर इसको उसने कहां भेज दिया, प्रिंटर को भेज दिया। अब वो प्रिंटर क्या करेगा, इसको लेयर बाय लेयर जोड़ के क्या करेगा, इस तरह का कप बना, और फिर आप इसको कलर देना चाहते हो तो इस आगे मटेरियल में डुबो दो, और ये पूरा उस तरह का कलर आ जाएगा। डन है, इसे बोलते हैं 3D। तो आपने क्या किया, एक कंप्यूटर फाइल या कंप्यूटर डिजाइन वाली फाइल से आपने एक 3D ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया। क्या किया, तो ट्रेडिशनल से कैसे अलग है, हम ट्रेडिशनल भी तो कब बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एक बड़ी चीज को लिया जाता है और उसको क्या किया जाता है, उसकी काट छाट करके उसमें से मिट्टी अलग करके फिर उसको बनाया जाता है, ना कि एक एक लेयर को जोड़ के बनाया जाता है। दोनों चीजों में फर्क समझ में आ रहा है? मान लो मेरे को कोई मिट्टी दे और कहे इससे क्या करो, आप कब बनाओ, तो मैं क्या करूंगा, इतनी सारी मिट्टी है, पहले उसको क्या करूंगा, काटूंगा छाटूंगा, फिर उसको शेप दूंगा, इस तरह से बनाऊंगा, तो बड़े से छोटे की ओर जा रहा हूं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक एक लेयर को वो क्या करता है, इसे लगाता जाता है, लेयर बाय लेयर उसको डेवलप करता है, और उसको क्या करता है, निर्माण। डन है, तो सामान्य प्रोसेस में और इसमें ये अंतर होता है। क्लियर है? 3D तो समझ में आ गया। न्यूज में कौन है, 4D। न्यूज में क्या है, 4D। अब 4D प्रिंटिंग क्या होता है, देखो 3D प्रिंटिंग में हमने क्या बना लिया, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बना लिया, लेकिन इसमें एक आयाम और जोड़ दिया जाता है जिसे कहते हैं टाइम। जिसे क्या कहते हैं, टाइम। अब इसमें क्या होता है कि समय के साथ इसकी शेप में परिवर्तन का गुण आ जाता है। मतलब हमने जो पहले कप बनाया था वो कप क्या स्टैटिक है, उसकी शेप में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। लेकिन इसमें इस तरह के मटेरियल्स का यूज किया जाता है कि अगर उसका कुछ टेम्परेचर बढ़ जाए या टेम्परेचर कम हो जाए या कुछ और चेंजेस आए तो वो अपनी शेप को क्या कर ले, बदल लेगा। इसे कहते हैं 4D प्रिंटिंग। मतलब एक आयाम और, 3D में 3 आयाम थे, इसमें एक चौथा आयाम और जुड़ गया, कौन सा, टाइम। कि टाइम के हिसाब से उनमें क्या हो सकती हैं, उनकी शेप में, उनकी प्रॉपर्टीज में क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, उसे कहते हैं 4D। क्लियर हुई बात? इसको एक डायग्राम से समझाता हूं फिर और समझ में आएगा। देखो यहां पर देखो, यहां पर 4D प्रिंटिंग देखो, आपने क्या किया, यहां पर इसका निर्माण देखो, ये इसका निर्माण किया, इस वाले का, ठीक है। अब जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा, फुल जाएगा, और जैसे ही इसकी कूलिंग हुई तो ये क्या करेगा, ऐसे इस तरह से सिकुड़ के वापस इकट्ठा हो जाएगा।
तो समय के हिसाब से जैसे ही परिस्थितियों में, पर्यावरणीय परिस्थितियों में चेंज हुआ, इसने क्या किया, अपने आप को चेंज कर ली। देखो यहां पर क्या लिखा, देखो यहां पर हीटिंग हुई तो हीटिंग ने क्या कर दिया, स्ट्रेचिंग कर दी, ठीक है। और फिर यहां पर देखो स्ट्रेच्ड कूल्ड हिंजेस कॉज द बॉक्स टू असेंबल। तो ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखो, देखो समय के साथ क्या हो रहा है, उसकी शेप में चेंज हो रहा है। इसी को बोलते हैं 4D प्रिंटिंग। डन है, ये क्लियर हुई बात। तो इसमें एक आयाम और कौन सा जुड़ गया, टाइम और जुड़ गया। डन है। मान लो कि इससे क्या किया, एक इस तरह का एक सॉलिड फूल सा टाइम बना लिया, मान लो कि इस तरह से, मान लो यहां पर इस तरह का एक हमने इस तरह की शेप को डेवलप कर लिया। अब मान लो कि मैं इसका टेम्परेचर कम कर दूं, क्या कर दूं, टेम्परेचर या रासायनिक परिस्थितियां इसकी बदल जाए, तो हो सकता है कि ये क्या कर जाए, ये इस तरह से अपने आप को क्या कर दे, इस तरह से इसे फैला ले। 4 की जगह 5 हो गए, ये लो 5, इस तरह से फैला ले। लेकिन पहले वाले में क्या थी, शेप फिक्स थी, उसको चेंज नहीं किया जा सकता था, ये ऐसे फिक्स हो जाएगा। लेकिन इसमें जैसे ही टेम्परेचर बदला, इसने अपने आप क्या कर लिया, फैला लिया। और हो सकता है टेम्परेचर कम हो तो वापिस से अपने आप को क्या कर ले, फिर से छोटा साइज। क्लियर है। तो पर्यावरणीय परिस्थितियों में चेंज होने पर ये अपनी शेप में भी चेंज कर लेते हैं। इस तरह की प्रिंटिंग को क्या बोलते हैं, 4D प्रिंटिंग कहा जाता है। क्लियर हुई बात। अब देखो यहां देखो, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो लिखा 4D प्रिंटिंग इज एन एडवांटेज, सॉरी 4D प्रिंटिंग इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ 3D प्रिंटिंग, ठीक है, दैट अलाउज ऑब्जेक्ट टू चेंज दियर शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शन ओवर टाइम। समय के साथ उनकी क्या हो सकती है, शेप चेंज हो सकती है, उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है, और उनका कार्य भी चेंज हो सकता है। इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली सच एज हीट, मॉइस्चर, लाइट, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड बदले, लाइट बदले, मॉइस्चर बदले, हीट बदले, इस तरह के कोई भी उसको पर्यावरणीय उत्तेजना मिलती है, तो वो अपनी शेप को, स्ट्रक्चर को या अपने कार्यों को बदल लेता है। ठीक है। अनलाइक ट्रेडिशनल 3D प्रिंटिंग वेयर ऑब्जेक्ट्स रिमेन स्टैटिक आफ्टर बीइंग प्रिंटेड, कि 3D प्रिंटिंग में क्या होते हैं, वो हमेशा स्टैटिक बने रहते हैं, एक बार प्रिंट हो गए तो हो गए। 4D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट कैन अडॉप्ट, सेल्फ असेंबल और ट्रांसफॉर्म बेस्ड ऑन एक्सटर्नल ट्रिगर्स। वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, सेल्फ असेंबल कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डिपेंड करता है एक्सटर्नल ट्रिगर क्या है। पीएच भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, मॉइस्चर भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है ना। दिस मेड पॉसिबल थ्रू द यूज ऑफ स्मार्ट मटेरियल्स। मटेरियल क्या है, स्मार्ट है, उसमें उस तरह के मटेरियल्स का यूज किया जाता है उसके अंदर, दैट रिस्पोंड डायनेमिकली टू डिफरेंट कंडीशन। तो इस प्रिंटर में कोई खासियत नहीं है, प्रिंटर के मटेरियल में खासियत है। वो मटेरियल ऐसा है कि कुछ खास परिस्थितियों में अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेता। क्लियर हुई बात मेरी। तो ये है आपका। तो सबसे पहले देखो क्या होगा इसमें, सबसे पहले क्या, डिजाइन फेज। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही सीएडी में आपको डिजाइन करना है, सही है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, मटेरियल सिलेक्शन। तो स्मार्ट मटेरियल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो आपका क्या होगा, इस तरह के 4D प्रिंटिंग हो पाएगी। तो देखो स्मार्ट मटेरियल सच एज शेप, मेमोरी पॉलीमर्स, हाइड्रोजेल, ठीक है, निटनॉल अलॉयज, इस तरह के पदार्थों को चूज किया जाता है। तो ये पदार्थों को थोड़ा सा ध्यान कर लेना, कौन कौन से यहाँ पर कौन से हैं। ये रहा शेप मेमोरी पॉलीमर्स, हाइड्रोजेल, निटिनॉल अलॉयज। इस तरह के ये जो पदार्थ हैं, ये क्या करते हैं, स्मार्ट मटेरियल हैं, जो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। फिर वही प्रिंटिंग प्रोसेस, वही 3D प्रिंटर जैसा ही है, और कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे देखो क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर। कौन कौन से हैं जो ट्रिगर करेंगे, कौन कौन से हैं, देखो हीट हो गया, वाटर हो गया, अल्ट्रावायलेट सॉरी लाइट हो गई, ये सब क्या करते हैं, इसको ट्रिगर कर सकते हैं। कोई जो ऊपर पड़ा था यहाँ पर, डन। कोई खास नहीं है, समझ लिया जो हमें समझना चाहिए था, समझने वाली चीज हमने समझ ली, बाकी सब तो लिखा हुआ है। कंसेप्ट समझ में आया। अब देखो इसमें क्या लिखा है, देखो की एडवांटेज ऑफ 4D प्रिंटिंग क्या है, एक तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, अपने आप को क्या सेल्फ ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, बदल लेते हैं। मटेरियल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, देखो रिड्यूस वेस्ट एंड इंप्रूव सस्टेनेबिलिटी बाय यूजिंग शेप चेंजिंग मटेरियल इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स। उन्हीं की शेप चेंज हो जाएगी, आपको नया नया नहीं बनाना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स डिजाइन कैपेबिलिटीज होती है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है।
इसके बाद देखो मेडिकल फील्ड में क्या होगा, सेल्फ एक्सपेंडिंग स्टंट्स फॉर हार्ट पेशेंट। स्टंट जो होते हैं उनका साइज क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम ज्यादा हो सकता है। मान लो ब्लॉकेज बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, वो खुद से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। स्टंट का साइज क्लियर है। हार्ट में क्या डालते हैं, स्टंट तो सुना ही होगा, उसमें एक स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो मान लो ब्लॉकेज बढ़ गया तो अब क्या करना पड़ेगा, तो निकाल के दोबारा नया डालो, या क्या हो उसी के अंदर इस तरह का उसको क्या किया जाए, उसको उत्तेजना दी जाए कि वो अपने साइज को क्या कर ले, स्मार्ट मटेरियल से बना अपने आप को क्या करेगा, बड़ा कर लेगा, तो ब्लॉकेज कम हो जाएगा। टिश्यू इंजीनियरिंग एंड ऑर्गन रीजनरेशन में आप इसका यूज कर सकते हो। कुल मिला के मेडिकल फील्ड में इसका यूज हो सकता है। देखो यहाँ पर स्मार्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज कर सकते हैं, दैट रिलीज मेडिसिन एट कंट्रोल्ड रेट्स। उसके अंदर आप क्या करो, दवा उसके साथ भेज दो इनके साथ, तो वहां पर जाएगा तो वो जब जैसी जरूरत होगी, जैसी उसकी उत्तेजना होगी, उतनी ही क्या करेगा, मेडिसिन को रिलीज करेगा। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी मेडिसिन एक साथ ही रिलीज कर दे। डन है। एरोस्पेस इंडस्ट्री में कर सकते हैं, लाइट वेट सेल्फ रिपेयरिंग एयरक्राफ्ट पार्ट बना सकते हैं। ऐसे एयरक्राफ्ट के पार्ट बने जो खुद को खुद ही क्या कर लेंगे, रिपेयर कर लेंगे। फिर देखो अडेप्टिव विंग्स दैट एडजस्ट बेस्ड ऑन फ्लाइट कंडीशन, फ्लाइट कंडीशन के हिसाब से अपने आप को छोटा बड़ा कर लेंगे, उनको एडजस्ट कर लिया करेंगे। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेंसर्स में यूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल वेरिएबल टेक्नोलॉजी, बड़ा छोटा आराम से हो जाए, पता लगे। ऐसा भी बना सकते हैं कि थोड़े मोटे हो गए तो अपने आप ही बड़ा हो जाए साइज उसका, है ना। तो इस तरह का सेल्फ एडजस्टिंग स्मार्ट टेक्सटाइल इन क्लोथिंग, कपड़े भी अपने आप क्या हो जाए, स्मार्ट हो जाए। ये थोड़े मोटे हो गए तो अपने आप ही फैल जाए, थोड़े पतले हो गए तो अपने आप ही क्या हो जाए। ठीक है। शेप चेंजिंग रोबोटिक्स, रोबोट्स ऐसे बन सकते हैं जो शेप चेंज करें। रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर भी इसके अंदर डन है। तो ये था आपका सारा का सारा। क्लियर हुआ 4D प्रिंटिंग वाला, डन है। अब आओ देखो किस पर, बस थोड़ी सी चीजें और रह गई, इनको और समझ लो। अब देखो आपने सुना होगा एक्सटेंडेड रियलिटी। एक्सटेंडेड रियलिटी के पार्ट है ये तीन। एक कौन से होते हैं, देखो AR, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। अब देखो इन तीनों के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। देखो वर्चुअल रियलिटी का अर्थ देखो क्या लिखा है, इमर्सिव वर्चुअल इन्वायरमेंट शट आउट द रियल वर्ल्ड। मतलब इसके अंदर पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट होता है पूरा का पूरा वर्चुअल होता है। आप कई बार मॉल में वगैरह में गए हो तो देखा होगा आपने, क्या किया होता है, एक बड़ा सा यहाँ पर वो लगा देते हैं हेडसेट सा, और उसके बाद वो आपको किसी चीज के ऊपर बिठा देते हैं, और उसके बाद आपको लग रहा है कि आप ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इस तरह से जा रहे हैं। आपको हेडसेट लगा दिया जाएगा और सामने आपको लगेगा बर्फ गिर रही है और आप वहीं हो, और सामने आपके कुछ नहीं है, आप बैठे हो वहां पर उनके वो हेडसेट को लगाकर। तो ये पूरा का पूरा क्या है, क्या वो वास्तविक सत्ता है उसकी यहाँ पर सामने तुम्हारे, नहीं, सारा का सारा क्या है, वर्चुअल है। तो ऐसी रियलिटी को क्या बोला जाता है, वर्चुअल रियलिटी। बात क्लियर हुई। वर्चुअल रियलिटी क्या, पूरी तरह से वर्चुअली कंटेंट है, कुछ की भी वास्तविक सत्ता अभी सामने आपके नहीं है, सब आपको दिखाया जा रहा है वर्चुअली डिजिटली फॉर्म में। डन है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद उसके बाद वाला आता है कौन सा, ऑगमेंटेड रियलिटी। देखो ये क्या होता है, यहां पर आपकी वास्तविक सत्ता भी होती है और उसी के साथ आपका क्या हो जाता है, डिजिटल एनवायरनमेंट भी, दोनों एक साथ होते हैं। देखो यहां पर लिखा है डिजिटल कंटेंट फ्रॉम वर्चुअल वर्ल्ड। डिजिटल कंटेंट कहां से आएगा, वर्चुअल वर्ल्ड से। ऑन टॉप ऑफ रियल एनवायरनमेंट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, रियल वर्ल्ड के ऊपर क्या करते हैं, डिजिटल कंटेंट को डाल देते हैं। अब इसका एग्जांपल देखो कैसे होगा। आयरन मैन मूवी देखिए, उसके जो हेलमेट लगा होता है, वो उसका जो बॉक्स सा बना है, उसके अंदर सामने से जाता है तो सामने उसको मान लो कोई दिख रही है, मिसाइल दिख रही है, या कोई आगे सामने से कोई चीज आ रही है, तो उसके उसमें वो साइड में दिखाने लगता है इतनी दूर है, इतने मिनट में तुम्हारे पास आ जाएगी, इतनी स्पीड से आ रही है, उसके बारे में डेटा यहाँ पर आने लगता है। सामने वो दिख रहा है और सामने उसको क्या दिख रहा है, वो सारा उसके संबंध में जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है वो वहां दिखाई देने लगती है। क्या है वो, सामने रियल इन्वायरमेंट है और उसके ऊपर सुपर इम्पोज क्या कर दिया आपने, डिजिटल कॉन्टेंट। क्लियर हुआ। अच्छा, दूसरा उसका ये भी एक और एग्जांपल इसका हो सकता है कि आपने एक, इसमें दिखाता हूं आपको डायग्राम, देखो ये देखो इस तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। आपको क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर जाओ, उसको खोलो ऐप को, और आपका मान लो कि ये रूम है अपना, ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि इसके अंदर ये वाला अगर सोफा लग जाए तो इस घर में कैसा दिखेगा। तो मैं क्या करूंगा, उस सोफे को सिलेक्ट करूंगा और सामने उसकी जैसे मैं इमेज लूंगा तो वो सोफा उस सामने मुझे ऐसे दिखाई देने लगेगा। तो मैं इसको देख सकता हूं कि ये यहाँ पर कैसा लगेगा। देखो यहाँ पर उसने ऐसे खोल रखा है और ये वास्तव में सामने नहीं है,
ये उस ऐप के थ्रू यहाँ पर चला गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने खोला, जिस सोफे को वो सिलेक्ट किया है उसने, यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली जगह है, लेकिन इस कैमरे के थ्रू जब वो देखेगा तो उसको यहाँ दिखा रखा हुआ दिखाई देगा। तो ये जो पीछे का जितना भी इन्वायरमेंट है, ये जो रूम है, ये सब तो उसके घर का है, रियल है। उस पर आपने किसको सुपर इम्पोज कर दिया, किसको डाल दिया, डिजिटल कंटेंट को डाल दिया। तो ये कैसी रियलिटी हो जाती है, ऑगमेंटेड रियलिटी हो जाती है। रियलिटी को थोड़ा सा उसने क्या कर दिया, एनरिच कर दिया, उसको थोड़ा बढ़ा दिया। क्लियर हुआ। एक तो वो कौन सा, आयरन मैन वाला, इसने जो हेलमेट लगा रखा है, जो उसके अंदर क्या होता है, सामने मान लो उसको पहाड़ दिख रहा है, तो वो बता देगा कि इस पहाड़ की ऊंचाई इतनी है, इतनी तेजी में जा रहे हो, इतनी देर में तुम यहां पहुंच जाओगे। तो उसके बारे में सारी चीजें वो क्या करेगा, उसके सामने ऐसे आती रहेंगी, तो वो क्या है, वो ऑगमेंटेड रियलिटी। डन है। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, जो पूरी तरह से क्या हो, वर्चुअल हो। तो यहां पर रियल भी है और डिजिटल कंटेंट भी। आपने पोकेमोन सुना होगा, एक गेम आता है, खेला है किसी ने, खेला है? मैंने नहीं खेला, लेकिन देखा है, वो मैंने सुना है उसके बारे में कि वहां पर वो रियल एनवायरनमेंट में पोकेमोन को रख देते हैं और उसको पता नहीं सर्च करना होता है, जो भी है। क्लियर है। लेकिन ये एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिए कि ये दोनों के दोनों किसके, आयरन मैन वाला और ये दोनों। अच्छा, अब आते हैं एक तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मिक्स्ड रियलिटी। यहां पर भी वर्चुअल और रियल एनवायरनमेंट होते हैं, मिक्स होते हैं, एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। इसमें इंटरेक्शन भी किया जा सकता है। देखो यहां पर तो हमने क्या किया था, इस सोफे को यहां पर रख दिया, ये यहां पर दोनों एक दूसरे के ऊपर, हमारा कोई रोल नहीं है इसमें, है ना। हम इसको ऐसे घुमा के नहीं देख सकते कि यूं घूम जा, या इसको ऐसे कर दे, यार इसको थोड़ा सा इधर साइड में कर दो, उठा के इधर कर दो, ऊपर वाले को नीचे ले आओ, ऐसा नहीं कर सकते ना। जो उसमें सुविधा है बस उसी के हिसाब से ये सेट हो जाए। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि हम उसके साथ इंटरेक्शन भी कर सकते, उसे बोलते हैं मिक्स्ड रियलिटी। इसका एग्जाम्पल देखो, ये आयरन मैन वाला एग्जाम्पल देखो, ये रहा आयरन मैन और ये रहा उसके सामने। अब वो क्या करता है, इसी अपने हाथों से इसको पूरे को ऐसे सेट करता है, ये उसका होलोग्राम है एक तरह से जो वो बना रहा है। और फिर क्या करेगा, ये यहाँ फिट नहीं हो रहा, ये यहाँ फिट होगा, ये यहाँ फिट नहीं हो रहा, ये यहाँ फिट हो रहा है, ये यहाँ नहीं, यहाँ, इसको ऐसे सेट करो, फिर इसको घुमा के देखो, ऐसे करके देखो। तो वो क्या कर रहा है, उस डिजिटल कंटेंट के साथ इंटरेक्शन भी तो कर रहा है, उसको बार बार क्या कर रहा है, उसमें परिवर्तन कर रहा है, उसमें चेंजेस कर रहा है, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और उसके पीछे सारा का सारा देखो, उसका रियल वर्ल्ड, पूरी लैब है उसकी, है या नहीं। तो वो पूरा का पूरा रियल एनवायरनमेंट भी है और उसके साथ साथ ये डिजिटल कंटेंट भी है, और वो उसके साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट भी कर रहा है। यही होती है मिक्स्ड रियलिटी, ध्यान है। तो यहां पर एक पहलू और कौन जुड़ गया, इंटरेक्शन। देखो यहां पर देखो, ये ग्लोब को देख रहा है यहां पर, तो ये पूरा का पूरा रूम उसका क्या है, रियल है। और उसमें ये जो है, ये क्या है, एक डिजिटल कंटेंट है, और उसको वो क्या कर सकता है, इंटरेक्ट ऐसे घुमा के देखेगा, देख अच्छा इसको बड़ा करना है, अच्छा मुझे अफ्रीका देखना है, बड़ा कर लिया, फिर ऐसे घुमाएगा, अच्छा इंडिया पहुंचा तो थोड़ा बड़ा करो, फिर देखो दिल्ली, फिर दिल्ली में कहा मुखर्जी नगर में कहा रेवोल्यूशन आई है, सर रेवोल्यूशन आई है, देखा हम लोग बैठे हैं, आया ना। तो इंटरेक्शन कर रहा है नहीं कर रहा उससे। तो ये होती है क्या, मिक्स्ड रियलिटी। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूं। ये एप्पल, और वो भी तो है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो गूगल का भी तो है इसमें, होलो लेंस, माइक्रोसॉफ्ट का, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का होलो लेंस है इसमें। आने वाले टाइम में लैपटॉप भी ऐसे आ जाएंगे। हाँ, लेकिन ये उसमें इंटरेक्ट भी तो करता है, इसमें इंटरेक्शन एक अलग से फीचर है, ठीक है। आने वाले टाइम में शायद एक जेम्स बॉन्ड की मूवी थी, शायद उसमें मैंने देखा था कि वो ऐसे चल रहा होता है और सामने से फाइल, उसका कंप्यूटर खुल जाता है चलते चलते, और वो उसको ऐसे करके उसको साइड में करता जाता है ना। तो वो क्या कर रहा है, रियल वर्ल्ड में चल रहा है और इंटरेक्शन कर रहा है डिजिटल कंटेंट के साथ। क्लियर है, थोड़ा थोड़ा समझना, हमें कौन सा लिख के आना, वहां बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये तीन तरह की रियलिटी होती है, वर्चुअल रियलिटी, पूरी तरह से वर्चुअल कंटेंट, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल प्लस डिजिटल कंटेंट बट इंटरेक्शन नहीं हो सकता, और तीसरा कौन सा, वर्चुअल प्लस रियल, या डिजिटल प्लस रियल इन्वायरमेंट प्लस इंटरेक्शन। ये तीन तरह की रियलिटी होती है। क्लियर है। इसको लेकर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं, तो ये हो जाएगा। तो ये मुझे आपको समझाना था, ये वाला बात डन है। अच्छा, अब आते हैं इससे अगले कंटेंट पे। देखो, अब आपने सुना होगा तीन तरह का वेब, एक सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब। ठीक है, देखो सरफेस वेब क्या होता है, सुनना। जितने भी कंटेंट ओपनली फ्री अवेलेबल है, वो सारा का सारा क्या होता है, सरफेस वेब होता है। जैसे यूट्यूब सरफेस वेब है, आपको जाओगे मिल जाएगा। फेसबुक पे जाओ, आपको किसी की भी प्रोफाइल देखनी है, किसी का भी अकाउंट देखना, आराम से देखा जा सकता है।
कोई वो आपसे पासवर्ड नहीं मांगता, कोई आपसे वो पैसा नहीं लेता, कुछ नहीं है ना। तो ये सब कंटेंट है जो आराम से अवेलेबल है, विकिपीडिया, ये सारा का सारा क्या है, सरफेस वेब है, जो कि इजीली अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, उसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस वेब। और जो www जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, उस पर जितना भी कंटेंट है उसका सिर्फ 4% भाग ही ये सरफेस वेब है। बाकी 96% तक हमारी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, फ्री एक्सेस नहीं होती है। वहां पर या तो हमें क्या चाहिए, लॉगिन आईडी चाहिए, पासवर्ड चाहिए, या आपको पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए। जैसे जैसे आप क्या करते हो, न्यूज़पेपर ही लेते हो, देखो द हिंदू का कुछ तो फ्री होता है, लेकिन अगर आपको प्रीमियम स्टोरी पढ़नी है या कुछ और ज्यादा आर्टिकल देखने हैं, तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिक जो होते हैं, अनुसंधान रिसर्च पेपर होते हैं, वो ऐसे होते हैं। आपका बैंक का अकाउंट की डिटेल दे सकते हो किसी को, अवेलेबल है, मैं डालूं तो भी अवेलेबल नहीं है या नहीं। इसके बाद आपका जीमेल अकाउंट, अगर आपका पासवर्ड नहीं होगा उसमें, लॉगिन आईडी नहीं होगी, तो वो नहीं मिलेगा। तो ऐसा बहुत सारा कंटेंट, लगभग कंटेंट क्या है, इसी तरह का कंटेंट है 96%। तो इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, डीप वेब। सरफेस वेब देखो यहाँ लिखा ना, याहू, गूगल हो गया, रेडिट हो गया, बिंग हो गया, ये सब क्या है, सरफेस वेब। अब इसके नीचे देखो क्या, एकेडमिक डेटाबेस हो गया, मेडिकल रिकॉर्ड हो गया, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो गए, लीगल डॉक्यूमेंट हो गए, साइंटिफिक रिपोर्ट्स होगी, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होगी, सब्सक्रिप्शन ओनली इंफॉर्मेशन, इनके लिए आपको क्या चाहिए, सब्सक्रिप्शन चाहिए। सम ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक रिपोजिटरीज होती हैं, जिसमें क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसको डेटा को चाहते नहीं है कि सबके सामने जाए। अब डिफेंस की फाइल होंगी, सबके सामने जाएंगी क्या, डिफेंस डिपार्टमेंट नहीं जाएंगी, है या नहीं है। तो सरकारी ज्यादातर डेटा क्या होता है, वो पब्लिकली अवेलेबल थोड़ी ना होता है, उसके लिए हमें आरटीए लगाना पड़ता है, तब जाके वो देते हैं। इट मींस क्या, जो सरकार द्वारा उपलब्ध डेटा है और जो पड़ा डेटा है, उसमें बहुत सारा सारा तो इसके अंदर ही आ गया, डीप वेब में आ गया। तो ये 96 तो समझ में आया, सरफेस वेब क्या और डीप वेब क्या। पर इस डीप वेब का ही एक भाग क्या है, डार्क वेब। ये डार्क वेब वो भाग है जो एनोनिमस चलता है, किसी नाम से नहीं चलता। ठीक है, और इस तक पहुंचने के लिए तुम्हें विशेष प्रकार के क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए या ब्राउजर्स चाहिए। जैसे एक टोर होता है, उस टोर के थ्रू आप यहां जा सकते हो, ये गूगल क्रोम से चलाओगे तो ये यहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। उनके लिए विशेष प्रकार के क्या चाहिए, ब्राउजर्स भी चाहिए। तो ये बहुत ही डार्क होता है। यहां पर इसका यूज कौन करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट करते हैं, जिनको डर लगता है कि हमारा क्या करने की, सरकार हमें दबा देगी, जहां तानाशाही होती है। ठीक है, यहां पर ज्यादातर इसका यूज अब कौन कर रहे हैं, क्रिमिनल कर रहे हैं, ड्रग तस्करी में कर रहे हैं, इन सब में जो होता है वो सब किसका कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, इलीगल एक्टिविटी में इस डार्क वेब का यूज होता है। एनोनिमस है, कुछ विशेष प्रकार के क्या है, आपके ब्राउजर्स हैं जिनके थ्रू जा रहा है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। क्या है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, पकड़ नहीं सकते। इसके बाद इसमें एक और शब्द यूज होता है, ऑनियन राउटिंग। क्या होता है, ऑनियन राउटिंग। ऑनियन राउटिंग का अर्थ क्या होता है, देखो जिस तरह से ऑनियन के ऊपर कई सारी लेयर्स होती हैं, तो इसमें मान लो कि मैंने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे ये वाला डेटा चाहिए, तो वो सीधा जिस सर्वर के पास डेटा वहां नहीं जाएगा, वो पहले एक के पास जाएगा, फिर वहां से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, ऐसे घूमता हुआ क्या करता है, जो मेन सर्वर है वहां तक पहुंचता है सर्वर। फिर वो जब डेटा भेजता है, वो भी ऐसे घुमाते हुए उसको भेजता है। तो मान लो कि मेरे कंप्यूटर तक मान लो कि क्या हो, निगरानी हो रही हो, तो वो उसका आईपी एड्रेस देखेंगे कहां से है, तो मेरे से पिछले वाले पे जाएंगे, वहां देखेंगे ये तो क्या था, ये तो सही नहीं था, उससे पीछे जाएंगे, उससे पीछे जाएंगे, तो वो इसने इतना ज्यादा वो पीछे जा नहीं पाता कोई भी व्यक्ति, तो वो पकड़ा ही नहीं जाता कि इसका सोर्स क्या है। तो इसके क्या बोलते हैं, ऑनियन राउटिंग कहा जाता है। मोटा मोटा समझ में आया। तो इस तरह का जो कंटेंट है, जो ज्यादातर क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है, जिनके लिए विशेष तरह के ब्राउजर्स चाहिए आपको, एंड टू एंड इंक्रिप्शन पाया जाता है जिनमें, और क्या होता है, इनमें ऑनियन राउटिंग की जाती है। इस तरह का जो वेब है उसे क्या बोलते हैं, डार्क वेब कहा जाता है। देखो ये रहा सरफेस वेब, एनीवन कैन व्यू दीज साइट। फिर क्या लिखा है, सम कैन व्यू दीज साइट्स, जिनके पास सब्सक्रिप्शन होगा, एक्सेस होगी वो। व्यूइंग दीज साइट रिक्वायर्ड स्पेशल टूल्स, इनके लिए क्या चाहिए, स्पेशल टूल्स चाहिए होते हैं। वो किसमें आता है, ये एनोनिमस होता है, वो क्या होता है, आपका डार्क वेब होता है। क्लियर हुई बात मेरी। तो ये था आपका पूरा का पूरा कौन सा, ये एक सेक्शन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। अभी इसके दूसरा सेक्शन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से संबंधित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो गया, डीप फेक हो गया। ठीक है, इसके बाद और भी कई सारे टॉपिक हैं जिनको हम कल देखेंगे। तो दूसरी क्लास में जाके आपका क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी समाप्त
हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो हमने इसको तेजी से एक नजर देख लिया था, क्योंकि हमने क्लासरूम में इसको ज्यादातर देखा हुआ है पार्ट। ठीक है, तो इतना कोई टफ वाला मसला नहीं था। पुरानी जो टफ थी क्लासेस वो निकल चुकी हैं, अब थोड़ा इजी है। इसमें पहला टॉपिक जो था वो टफ था थोड़ा सा, क्वांटम वाला। वो समझ में आया सबको? सही है। तो ये अब थोड़ा थोड़ा सुन लिया, अगर क्वेश्चन आएगा भी तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।